हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। आई होप तुम लोग ऑलरेडी लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा है और क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहा है। तो अगर तुम लोगों को पता है लास्ट ईयर का बैच का क्वेश्चन पेपर, अगर पता है तुम लोगों को कैसा हुआ है, तो तुम लोग प्रिपेयर्ड रहो इस बार। जे क्वेश्चंस कैसा भी आए, चाहे हिस्ट्री से आए, ज्योग्राफी से आए, सिविक्स से आए या फिर इकोनॉमिक्स से आए, तुम लोगों को अटेम्प्ट करने आना चाहिए। तो उसके लिए चैप्टर पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा, चैप्टर का एक एक लाइन थोरोली समझना पड़ेगा। ओके, तो हम कोशिश करेगा कि हम अपना बेस्ट देगा और तुम लोगों को भी पूरा समझा सके, हम अच्छे से अपना बेस्ट देगा। कहीं पे भी समझाने में कोई कमी लगे, कुछ प्रॉब्लम लगे, कमेंट में जरूर बोलना, हम ट्राई करेगा नेक्स्ट लेक्चर में उसको सुधारने का। साथ ही साथ हम देखता है पूरा चैप्टर इन वन गो कवर कर पाता नहीं, कवर कर सकता है नहीं कर सकता है। अगर वन गो में कवर हो भी गया तो कोई बात नहीं, तुम लोगों को वन गो में पूरा एंटायर वीडियो लेक्चर्स नहीं देखना है, पार्ट वाइज डिवाइड कर लेना, लाइक 1 आवर या हाफ एन आवर या 45 मिनट्स करके, और पार्ट वाइज देखना। और इसका नोट्स भी हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देगा। तो नोट्स भी मेरा बनाया हुआ है, तो नोट्स में कंप्लीटली रिडाई मत होना, नोट्स अच्छा है पढ़ो, पर बुक थोड़ी पढ़ना है। पहले बुक अच्छे से पढ़ो, चैप्टर समझ लो, उसके बाद वो नोट्स देखो, हो जाएगा, इनफ है। पर बुक तुम लोग को अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो हम स्टार्ट करें लेक्चर। हम कोशिश करेंगे आसामी हिंदी दोनों ही ट्राई करें, मिक्स करके दो ट्राई करें में एक लोगे। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 टू 1911 एडी। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल मतलब आज का जो वेस्ट बंगाल है, आज का बांग्लादेश, आज का आसाम, उस समय ये पूरा एंटायर बंगाल था। और उस समय इस बंगाल पार्ट को पार्टीशन किया गया था दो हिस्सा में। एक जो आज का वेस्ट बंगाल है वो, और दूसरा जो आज का आसाम या बांग्लादेश है वो। तो दो हिस्सा में डिवाइड किया गया था। तो हम लोग उसी का बारे में पढ़ने वाला है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज करने के लिए जो मूवमेंट चालू किया गया था, जो मूवमेंट कराया गया था, वो था स्वदेशी मूवमेंट। दैट मीन्स जब ब्रिटिश ने बंगाल का पार्टीशन अनाउंस किया था, उसको प्रोटेस्ट या अपोज करते हुए स्वदेशी मूवमेंट का लॉन्च किया गया था। ओके, तो हम लोग यही दो चीज के बारे में यहाँ कंप्लीटली पढ़ने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो क्या बोला है, हम एक एक लाइन पढ़वाने वाला है ताकि तुम लोग का कोई भी पॉइंट मिस आउट ना हो। कहीं पे हमको लगता है जो असर्शन रीजन दे सकता है या एमसीक्यू आ सकता है, हम वो भी बता देगा। अब जो द पार्टीशन ऑफ बंगाल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। दिस पार्टीशन विच ऑकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड कर्जन, यानी कि ये पार्टीशन किसका रेन में हुआ, लॉर्ड कर्जन। वो उस समय इंडिया का वाइसरॉय था, ठीक है ना। इट इज a historic event in the political history of India, and the creation of two states by dividing the vast Bengal province stirred a national struggle against the British rule in whole India। मतलब जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जैसे अनाउंस हुआ वैसे ही सब लोग ऑलमोस्ट पूरे पूरे इंडिया ने अपोज किया। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, ऐसा नहीं से नहीं किया, पर ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द इंडियन सिटीजन्स ने अपोज किया। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल एक ऐसा इवेंट है जिसके तहत पूरे देश में नेशनलिज्म फैला, देशभक्ति फैला, मतलब कहने का मतलब वही है। ओके, लोग और जागरूक हुआ, लोगों को रियलाइज हुआ कि क्यों ब्रिटिश का रूल सही नहीं है इंडिया में, क्यों ब्रिटिश को निकालना है इंडिया से, ठीक है ना। तो दिस इवेंट इज नोन एज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अपीवल इवेंट इन इंडिया आफ्टर सिपर म्यूटिनी इन 1857। तुम लोगों ने क्लास 9 में ही सिपर म्यूटिनी थोड़ा पढ़ा होगा, एक हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन, और क्लास 10 में भी तुम लोगों को सिपर म्यूटिनी का रिलेटेड थोड़ा मोड़ा मिलने वाला है, ठीक है ना। तो सिपर म्यूटिनी हुआ था 1857 में, वो पहला ऐसा मास मूवमेंट था जो ब्रिटिश के खिलाफ था। उसके बाद तुम बोल सकते हैं ये मास मूवमेंट है जो ब्रिटिश के खिलाफ है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो एग्जाम में 2 मार्क में या 1 मार्क में ये पूछा जा सकता है, टू इंपॉर्टेंट इवेंट बताओ इनिशियल जो ब्रिटिश के खिलाफ हुआ था। पहला सिपर म्यूटिनी, दूसरा स्वदेशी मूवमेंट। ओके, तो दो इवेंट हुआ था, एक स्वदेशी मूवमेंट और दूसरा सिपर म्यूटिनी। सिपर म्यूटिनी हुआ था 1857 में, स्वदेशी मूवमेंट हुआ तुम्हारा 1995 के बाद। ओके, तो ये दो इवेंट हुआ था उस समय जो मास स्ट्रगल था, मतलब मास मूवमेंट था, सॉरी मास मूवमेंट था ब्रिटिश के खिलाफ। नाउ इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1890s के आसपास, एंड इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 1910 1905, ये सब का बात बोल रहा है, द नेशनल मूवमेंट बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग इन द बंगाल प्रोविंस। तो बंगाल प्रोविंस में देशभक्ति काफी तेजी से फैल रहा था। क्यों? बिकॉज सरकार ने पार्टीशन बंगाल का पार्टीशन अनाउंस किया था, तो उसको अपोज करते हुए सभी मूवमेंट प्रोटेस्ट कर रहा था। लॉर्ड कर्जन क्रिएटेड ए न्यू प्रोविंस नेम ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम बाय एडजॉइनिंग ईस्ट बंगाल टू आसाम। तो अगर तुम लोग को मैप पता है, ऑब्वियसली इंडिया का मैप सबको पता है, पर हम यहाँ पे दिखाता है। तो
कहाँ गया ये वाला पार्ट? ऑलमोस्ट बांग्लादेश है। ये जो मैंने बाउंड्री बनाया है, वैसे बात है, ये जो मैंने सेट कर दिया ऑलमोस्ट, ये शेडेड रीजन बांग्लादेश है। ओके, रफली ये शेडेड रीजन बांग्लादेश है। और जो रेड कलर का रीजन है ये मेरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। जो रेड कलर का रीजन है ये मेरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। एंड ये वाला जो बाउंड्री बनाया है भाई, बिहार, उड़ीसा एंड ये बंगाल। ओके, ये तीन पार्ट को लेके, यानी कि ये कंप्लीटली उस समय बंगाल बंगाल प्रोविंस था। ये कंप्लीटली उस समय क्या था, बंगाल प्रोविंस था। तो ब्रिटिश क्या करा था, ब्रिटिश ईस्ट पार्ट को बना दिया बंगाल और ईस्ट पार्ट को बना दिया ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम, मतलब सम पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जैसे कि आसाम, ये सबको मिला के क्या बना दिया, ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम। ओके, मणिपुर इंक्लूड नहीं था बिकॉज मणिपुर में राजा का शासन था उस समय भी। ओके, तो ये तुम लोगों को किसी और चैप्टर में भी मिल जाएगा, ब्रिटिश ने कैसे मोनोपोली किया और उससे भी, उसमें वहां भी अपना हक जमा लिया, पॉलिटिकल राइट्स ले लिया, वो बाद में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि इतना बड़ा बंगाल को दो हिस्सा में डिवाइड करे, एक हिस्सा जो बिहार, उड़ीसा और बंगाल को कंबाइन करता है, दूसरा हिस्सा ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम जो बांग्लादेश का रीजन एंड आज का आसाम, त्रिपुरा, इसको कवर करता है। तो इस दो हिस्सा में डिवाइड कर रहा था। ओके, तो यही हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखो क्या लिखा देखो, ऑन द अदर हैंड बाय कीपिंग द रिमेनिंग वेस्ट पार्ट ऑफ द बंगाल विद बिहार एंड उड़ीसा, अभी हम लोग भी पढ़ा, जो उड़ीसा, बिहार एंड आज का वेस्ट बंगाल को कंबाइन करके बंगाल नाम रखा। ओके, तो उसको एज इट इज कंटिन्यू किया। द होल कंट्री स्टूड यूनाइटेड ऑन द प्रोटेस्ट टू दिस पार्टीशन, तो पूरा देश प्रोटेस्ट किया ऑब्वियसली इस पार्टीशन के खिलाफ। एंड इट क्रिएटेड ए न्यू एरा इन द अपराइजिंग ऑफ नेशनल सेंटिमेंट, यानी कि लोगों का मन में देशभक्ति और जगह और प्रबल हुआ और स्ट्रांग हुआ देशभक्ति। जैसे अभी तुम लोग देख ही रहे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का जो वार चल रहा है, उसमें भी एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, सबका मन में देशभक्ति है ना। सब लोग चाहता है इंडिया जीते, ऑब्वियसली सब चाहता है इंडिया जीते, पर सबका मन में जो उत्साह है, जो देशभक्ति है, जो अगर सिटीजन को भी जाना पड़े लड़ने के लिए, सब तैयार है। ओके, तो वो देशभक्ति उस समय भी जगा था, जो देशभक्ति आज है। आज सोशल मीडिया के थ्रू है, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, तो भी लोगों का मन में देशभक्ति था। In reality, the movement against the British policy of partition Bengal was first active national struggle in all Indian perspective. तो वही बोल रहा है, तो ये मूवमेंट था एक ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ जो ब्रिटिश ने जारी किया था। ओके, तो ये पहला ऐसा यूनिक था जो किसी पॉलिसी के खिलाफ या डायरेक्टली ब्रिटिश के खिलाफ था। ओके, इससे पहले सीपम म्यूटिनी था, वो भी ब्रिटिश के खिलाफ ही था, पर ये किसी पॉलिसी के खिलाफ हुआ। ओके, अब जो बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो हम लोग इसका पीछे का कहानी पढ़ने वाला है, कि कैसे ब्रिटिश का दिमाग माइंड में क्यों आया जो बंगाल को पार्टीशन करना चाहिए। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 एंड अपग्रेडेड द पोस्ट ऑफ गवर्नर बंगाल प्रेसिडेंसी टू द लेवल ऑफ गवर्नर जनरल। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसके तहत कुछ पोस्ट का कुछ चेंजेस लाया, जिसमें से क्या किया देखो, बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर का जो पोस्ट है उसको अपडेट कर दिया गवर्नर जनरल तक। हाँ, साथ साथ द टू गवर्नर्स ऑफ बम्बई एंड मद्रास वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम। तो बम्बई एंड मद्रास, इन दोनों का सॉरी लैंग्वेज इशू, तो फोर्ट विलियम के अंदर ये दो का गवर्नर भी आ गया, मतलब ये दोनों गवर्नर भी फोर्ट विलियम के अंदर आ चुका था। एंड सिंस द एरिया अंडर द गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम हैड बिकम वास्ट, द गवर्निंग ऑफ बंगाल प्रोविंस वाज गिवन टू लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब दो ऑलरेडी फोर्ट विलियम के पास उसको ऑलरेडी करना था बंगाल वाला पार्ट, साथ साथ बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी का भी एरिया उसके अंदर लाया गया था। तो फोर्ट विलियम के लिए इतना बड़ा एरिया इंक्लूडिंग बंगाल को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए एक नया पोजीशन निकाला लेफ्टिनेंट गवर्नर, और उसको थोड़ा पावर दे दिया कि वो रूल करे, वो गवर्न करे, ठीक है ना। नाउ अगेन इट हैड नॉट बीन पॉसिबल टू कंटिन्यू गुड गवर्नेंस इन बंगाल प्रोविंस बाय जस्ट वन लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बावजूद भी बंगाल भी काफी बड़ा था, आज का बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, बांग्लादेश वाला पार्ट मिला के, तो उतना बड़ा एरिया एक लेफ्टिनेंट गवर्नर संभाले पॉसिबल नहीं था। ओके, जो एज दिस कवर्ड ए वास्ट एरिया ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया। हम रिपीट करते हैं ये पार्ट एक बार, अगर किसी को कंफ्यूजन है। क्या बोला, इस पोजीशन को नया नाम दे, मतलब सॉरी, जो बंगाल प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था उसको प्रमोट कर दिया गया था, जो कि फोर्ट विलियम था, उसको क्या पोजीशन दे दिया, गवर्नर जनरल। ओके, अब उसका अंदर तीन प्रेसिडेंसी आ गया, बम्बई, मद्रास एंड बंगाल, तो उस अकेले के लिए इतना बड़ा एरिया को संभालना मुश्किल था।
तो इसलिए बंगाल को संभालने का जिम्मेदारी दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर को। बट उसके लिए भी इतना बड़ा बंगाल, इतना बड़ा प्रोविंस को संभालना नामुमकिन था। इसीलिए ब्रिटिश ने सोचा बंगाल को ही पार्टीशन कर दिया जाए। ये एक वन रीजन बोला जा सकता है। ओके, ये एक वन रीजन बोला जा सकता है ना। अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद ट्रीटी 1765, तो ब्रिटिश एंड मुगल का बीच में वार हुआ था, वार ऑफ बक्सर में वार हुआ था, जिसमें मुगल हार गया था। तो मुगल हार गया तो ऑब्वियस बात है ब्रिटिश जीत गया। तो इस ट्रीटी में ये साइन हुआ जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल राइट्स मिल गया बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल में। तो ब्रिटिश के पास बंगाल प्रोविंस आया कहां से? इस वार का वजह से, इलाहाबाद ट्रीटी का वजह से। इलाहाबाद वार ऑफ बक्सर में मुगल का हार हुआ, ब्रिटिश का जीत हुआ, जिसके तहत इन कंपेंसेशन बोल सकता है या जो भी बोल सकता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल में पॉलिटिकल राइट्स मिल गया। अब वो वहां पे टैक्स कलेक्ट कर सकता है, वो सब कर सकता है। तो पूरा पॉलिटिकल राइट्स मिल चुका था ब्रिटिश को ये 3 एरिया में, बंगाल प्रोविंस में। एंड दीज 3 रीजन्स वर इंक्लूडेड इन प्रोविंस ऑफ बंगाल। तो इसका मतलब वही है। तो इलाहाबाद ट्रीटी में वही हुआ था कि मुगल हार गया था, ब्रिटिश जीत गया था, तो इन रिटर्न ब्रिटिश को बंगाल प्रोविंस मिल गया, दैट इंक्लूड्स बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल। नाउ after the Sepoy Mutiny in 1857, the British took steps to reform the Indian administration and partition of Bengal was also included in this process. तो जब सिपॉय म्यूटिनी हुआ तो ब्रिटिश को बहुत इकोनॉमिक लॉस हुआ और ब्रिटिश नहीं चाहता था कि दोबारा ऐसा कोई प्रोटेस्ट या कुछ हो। तो ब्रिटिश ने बहुत सारा चेंजेस लाया, बहुत सारा रिफॉर्म्स किया, बहुत सारा चेंजेस लाया, और उस चेंजेस में पार्टीशन ऑफ बंगाल भी इंक्लूडेड था। And after the discussion between the government of England and India, the decision was taken to disjoin a vast area of East India from Bengal. तो यानी कि काफी डिस्कशन होने के बाद इंग्लैंड एंड इंडिया के बीच में ये डिसाइड किया गया कि ब्रिटिश को बंगाल को डिवाइड करा जाएगा। ओके, नाउ कीपिंग दिस व्यू इन माइंड, ऑन 7 February 1874 द स्टेट ऑफ असम वाज क्रिएटेड बाय इंक्लूडिंग 6 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम ब्रह्मपुत्र वैली। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, जिस 7 February 1874 को आसाम स्टेट कार्व आउट किया गया था उस एरिया से। उस आसाम स्टेट में 6 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया, ग्वालपारा, कामरूप, नौगांव, दरंग, लखीमपुरम, शिवसागर, विथ खासी जयंतिया हिल्स, नागा पहाड़, गारो पहाड़, कच्छर एंड श्रीहत्ता। तो इसको इन एरिया को इंक्लूड करके एक नया स्टेट बनाया गया जिसका नाम दिया असम। ओके, कब बनाया गया था? 7 February 1874। तो तुम इसको ऐसा भी सोच सकता है, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1 मार्क या 2 मार्क में अगर पूछा जाता है जब पार्टीशन ऑफ बंगाल में पहला स्टेप क्या था, तो क्रिएशन ऑफ असम स्टेट ऑन 7 February 1874। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो 2 मार्क में दे सकता है या किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल में पहला स्टेप क्या था, बंगाल को जब पार्टीशन का आइडिया सोचा गया था तो उसमें पहला स्टेप ये था जब उन लोगों ने ऑलरेडी आसाम को कर्व आउट कर लिया था। आसाम को एक एरिया, आसाम बोल के एक स्टेट बना लिया जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड किया गया, अलॉन्ग विद खासी जयंतिया हिल, नागा पहाड़, गारो पहाड़, कच्छर एंड श्रीहत्ता। ओके, इसका टोटल एरिया था 54,100 स्क्वायर माइल एंड पॉपुलेशन इतना था। डोंट वरी, पॉपुलेशन का वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी होगा इन्फॉर्मेशन एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। ओके, नेक्स्ट, द पोस्ट ऑफ ए चीफ कमिश्नर वाज क्रिएटेड फॉर दिस न्यू स्टेट। तो अब एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया स्टेट के लिए, चीफ कमिश्नर। तो क्या बोलता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर था प्रोविंस के लिए। स्टेट के लिए जो पोजीशन था, जो स्टेट को कंट्रोल करेगा, उस पोजीशन को नाम दिया गया था चीफ कमिश्नर। तो द पोस्ट ऑफ चीफ कमिश्नर वाज क्रिएटेड एंड जो पहला चीफ कमिश्नर था कौन था? कॉलोनल R.H. किटिंग्स। तो ये था आसाम स्टेट का पहला चीफ कमिश्नर। तो आसाम स्टेट जब क्रिएट हुआ, ये आसाम स्टेट का पहला चीफ कमिश्नर था। आसाम स्टेट कब क्रिएट हुआ? 7 February 1874। MCQ, इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा था? ग्वालपारा, कामरूप, नौगांव, दरंग, लखीमपुरम, शिवसागर। तो क्या MCQ में किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ आसाम। तो 3 ऑप्शन यहाँ से दे देगा, एक कहीं और का दे देगा। हालांकि सिंस आसाम स्टेट के बारे में तो डिस्ट्रिक्ट्स का नॉलेज सबको है, तो आसाम में कौन सा है कौन सा नहीं है इतना रफ आइडिया सबको है ऑलरेडी। ओके, तो उतना टेंशन का बात है नहीं, ये लॉजिकली कोई भी अटेम्प्ट कर सकेगा। दूसरा, आसाम का चीफ कमिश्नर कौन था पहला? R.H. किटिंग्स, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस इट वाज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखो बुक में लिखा हुआ ये चीज। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का फर्स्ट स्टेप इसको माना जा सकता है जो आसाम स्टेट को क्रिएट किया गया था बंगाल में, विद इन द बंगाल प्रोविंस एक आसाम स्टेट क्रिएट किया गया था जिसका चीफ कमिश्नर था R.H. किटिंग्स, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम। ये था इतना। In the process of this partition, 2 British officers helped Lord Curzon.
One was Andrew Fraser, the then Chief Commissioner of Madhya Pradesh, and other was J. Bamfield Fuller, the Chief Commissioner of Assam. तो ऑब्वियस बात है, बाद में लेटर ऑन जब बंगाल को फर्दर पार्टीशन करना था, कैसे पार्टीशन करेगा, कौन सा हिस्सा कहाँ रखेगा, तो इन सब में दो ब्रिटिश ऑफिसर ने मदद किया लॉर्ड कर्जन का. कौन? एक एंड्रू फ्रेजर जो उस समय मध्य प्रदेश का चीफ कमिश्नर था, एंड जे बेमफाइल फ्यूलर जो आसाम का चीफ कमिश्नर था. तो यानी कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन लिया जा रहा था कि कैसे क्या डिवाइड करना है, दो ब्रिटिश ऑफिसर ने मदद किया. पहला कौन था? एंड्रू फ्रेजर, नाम याद रखना, इसे पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश का चीफ कमिश्नर. एंड दूसरा जे बेमफाइल फ्यूलर जो कि आसाम का चीफ कमिश्नर है. ओके, अभी पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं. देखो क्या बोला, ये क्लास 9 में भी मिला है. द ब्रिटिश colonialism was established all over India starting from second tenure of Robert Clive to the rule of Lord Dalhousie. तो स्टार्टिंग हम लोग को मालूम है बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ, सॉरी नॉट बम्बई, बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ, फिर धीरे धीरे कलकत्ता मुंबई में भी कवर अप हो गया. तो कलकत्ता बन गया, कलकत्ता तो अपना बंगाल के अंदर आ गया, मुंबई बन गया बम्बई प्रेसिडेंसी, और मद्रास बन गया मद्रास प्रेसिडेंसी. तो ये 3 मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी का. ओके, एंड द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच सेंटर वाज गिवन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट. यानी कि ईच प्रोविंस का जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटर था उसको दिया गया था प्रेसिडेंट का पोस्ट. एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पॉपुलरली नोन एज प्रेसिडेंसी अंडर द प्रेसिडेंट. तो इसको पॉपुलरली क्या बुला, इस सिस्टम को क्या बुलाया जाता था? प्रेसिडेंसी अंडर द प्रेसिडेंट. तो ये जो 3 प्रोविंस बना था फर्दर आगे जाके, तो जो 3 एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बंगाल यानी कि कलकत्ता मुंबई एंड मद्रास, जिसको तुम आगे बोल सकते कलकत्ता किस में है, बंगाल प्रेसिडेंस प्रोविंस, मुंबई हो गया बम्बई प्रोविंस, एंड मद्रास हो गया मद्रास प्रोविंस. अच्छा, ये मत सुना जी बम्बई प्रोविंस आज का महाराष्ट्र है, नहीं, ये उस समय का गुजरात को भी इंक्लूड कर रहा है. तो बम्बई प्रोविंस काफी बड़ा था, इंक्लूडिंग गुजरात. ये सब तो आज फर्दर 1956 में आई गेस डिवाइड किया गया था, मतलब क्रिएट किया गया था बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड कल्चर. वो बात का कहानी है. पर बम्बई प्रेसिडेंसी या बम्बई प्रोविंस सिंपली महाराष्ट्र तक लिमिट नहीं था, गुजरात वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट भी इंक्लूडेड था. तो ये कंप्लीटली एमसीक्यू पर्पस में. ओके, ये कंप्लीटली एमसीक्यू पर्पस में. अब देखो इन 1901 फ्रेजर gave proposal to Lord Curzon to change the geographical boundary of मध्य प्रदेश एंड बंगाल. तो ऑब्वियस सी बात है, एंड्रू फ्रेजर कौन था? मध्य प्रदेश का चीफ कमिश्नर. तो वो क्या देखेगा? वो अपना भी फायदा देखेगा, वो अपना भी एडवांटेज देखेगा. तो वो रिकमेंडेशन दिया लॉर्ड कर्जन को कि आप अगर पार्टीशन कर ही रहा है तो साथ साथ मध्य प्रदेश का भी बाउंड्री को चेंजेस करो, मतलब बंगाल का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश को दे दो, मध्य प्रदेश का बाउंड्री में ले आओ. तो Fraser mentioned that the increasing population of Bengal, which was 7.8 crore at that time, उस समय बंगाल का पॉपुलेशन क्या था? 7.8 करोड़. He proposed to disjoin Odisha and Sambalpur from Bengal and to annex to मध्य प्रदेश. तो एंड्रू फ्रेजर ने क्या बोला? अच्छे से ये पूछा जा सकता है कि एंड्रू फ्रेजर ने क्या प्रपोजल दिया. ओके, या फिर जे बेमिफाइल फ्यूलर ने क्या प्रपोजल दिया लॉर्ड कर्जन को? दोनों ने अपना अपना प्रपोजल दिया. क्या दिया देखो. हाँ, तो एंड्रू फ्रेजर ने बोला कि आप उड़ीसा और संबलपुर को बंगाल से हटाओ और उसको मध्य प्रदेश में ले आओ, उसको मध्य प्रदेश का बाउंड्री में जोड़ दो. वो अपना फायदा देखा, ठीक है ना, उसका एरिया बढ़ेगा. तो उसका ये प्रपोजल था कि अगर बंगाल को पार्टीशन कर ही रहा है तो उस पार्टीशन में ये भी ऐड करो कि उड़ीसा और संबलपुर को बंगाल से अलग करो और उसको मध्य प्रदेश का बाउंड्री में ऐड करो. वहीं फ्यूलर ने भी प्रपोज किया. क्या प्रपोज किया फ्यूलर ने? देखो, एट द सेम टाइम फ्यूलर ऑल्सो प्रपोज टू एनेक्स छत्ताग्राम टू आसाम विद ए व्यू टू एक्सपांडिंग द टी बिजनेस. तो फ्यूलर ने बोला आप छत्ताग्राम एरिया को आसाम का बाउंड्री में ऐड कर दो, आप छत्ताग्राम एरिया को आसाम का बाउंड्री में ले आओ ताकि टी बिजनेस एक्सपांड किया जा सके. ओके, लॉर्ड कर्जन स्टडी द 2 proposals of them and finding it pragmatic he expressed his desire to implement this. तो pragmatic. तो लॉर्ड कर्जन दोनों प्रपोजल को पढ़ा, उसको अच्छा भी लगा, उसको लगा ठीक है लागू किया जा सकता है. तो वो आश्वासन दिया, मतलब वो बोला ठीक है हम देखते हैं अच्छे से, पॉसिबल हुआ तो डेफिनेटली इंप्लीमेंट करेगा. ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू इंप्लीमेंट दिस. ओके, अभी तक इंप्लीमेंट हुआ नहीं बट बोला ठीक हम करेगा, आइडिया तो अच्छा है, डेफिनेटली किया जा सकता है, वैसा आश्वासन दिया गया. ओके, वेट अ सेकंड. ओके, तो हम एक बार रिपीट कर देता ताकि तुम लोग का माइंड में बैठ जाए. हम रिपीट कर रहे हैं क्यों? ताकि तुम लोग का सुन सुन के माइंड में बैठे. पहला
एंड्रू फ्रेजर, उसने क्या प्रपोजल दिया कि उड़ीसा एंड संबलपुर को बंगाल से अलग करो और मध्य प्रदेश में ऐड कर दो। वहीं फ्यूलर ने क्या प्रपोजल दिया कि छत्ताग्राम को आसाम में ऐड करो। ओके, अब तो ये वापस येलो बॉक्स, द फेमाइन ब्रोक आउट इन उड़ीसा इन 1866 एडी, एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो उस समय उड़ीसा बंगाल का ही पार्ट था एंड अराउंड 10,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। तो ये भी वन ऑफ द रीजन साइट करते हुए तुम बोल सकता है वाइसरॉय लॉर्ड नॉटब्रुक ने बोला ही पुट आउट द प्रपोजल ऑफ पार्टीशन बंगाल बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। तो ये भी वन ऑफ द रीजन दिया, बोला बंगाल का पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल साइट कर दिया जे देखो फेमाइन ब्रोक आउट हुआ और सरकार कुछ हैंडल नहीं कर पाया ढंग से, इतना पीपल का जान किया, तो इट इज नेसेसरी टू डिवाइड बंगाल। तो इस तरह का प्रपोजल रखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड के सामने। नाउ द फॉलोइंग रीजन्स वेंट अंडर द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो कौन कौन सा एरिया ब्रिटिश एम्पायर के अंदर कब कब आया? तो देखो ब्रह्मपुत्र वैली कब आया? 24 फरवरी 1826 को थ्रू ट्रीटी ऑफ यान्डाबू। तो एग्जाम में ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ यान्डाबू कब साइन हुआ? 24 फरवरी 1826। ये क्लास 9 में भी मिला हुआ ये पार्ट। फिर कचर इन 1832, खासी हिल्स इन 1833, जयंतिया हिल्स इन 1835, प्रोविंस ऑफ मोटोक एंड सादिया इन 1839, नागा हिल्स इन 1854, ब्ला 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 जो भी है, ठीक है ना। तो ये सब आया, ये एमसीक्यू पर्पस है, तो मोस्टली यान्डाबू ट्रीटी का ही एमसीक्यू में आता है। ओके, नेक्स्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। नाउ एंड्रू फ्रेजर पहले कौन था? मध्य प्रदेश का चीफ कमिश्नर। लेटर ऑन एंड्रू फ्रेजर का प्रमोशन हुआ और ये क्या बना? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल। अब सोचो, उसी का प्रपोजल था ऐड करना मध्य प्रदेश में और वो बन गया लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो 1903 में जब वो बना लेफ्टिनेंट गवर्नर, वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन डायरेक्टेड हिम टू मेक ए प्लान फॉर रीडिमार्केशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द प्रोविंस। तो लॉर्ड कर्जन ने उस पर ही जिम्मेदारी सौंपा कि तुम देखो क्या किया जा सकता है। तो लॉर्ड कर्जन एंड्रू फ्रेजर made a slight change in the previous suggestion of William Ewart and made a plan for the partition of Bengal। उसने slight changes किया और लॉर्ड कर्जन को सबमिट कर दिया। क्या चेंजेस किया? On 28 मार्च 1983 he suggested to annex Dhaka, Chattogram and Rajshahi to neighboring state of Assam। तो एंड्रू फ्रेजर ने क्या सजेस्ट किया कि ढाका, छत्ताग्राम एंड राजशाही को आसाम में ऐड कर दिया जाए। तो जहां पे उसका डिमांड खाली छत्ताग्राम को ऐड करने का था, एंड्रू फ्रेजर ने स्लाइड चेंजेस किया और बोला ढाका, छत्ताग्राम एंड राजशाही को आसाम स्टेट में ऐड कर देना चाहिए। तो ऑन 1 जून 1903 वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन प्रिपेयर्ड ए डिटेल्ड प्रपोजल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय डिस्कसिंग विद हेबर्ट रेस्ली, जो उस समय का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया का। तो उसके साथ डिस्कस किया एंड फाइनली उसने प्रपोजल को प्रेजेंट कर दिया। देखो, दिस प्रपोजल वाज ऑफिशियली एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट and it was recognized as the minute on territorial redistribution in India। मतलब बंगाल का बाउंड्री को हल्का सा चेंज कर रहा है, थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट कर रहा है, कहने का मतलब वही है, बंगाल को डिवाइड कर रहा है, बाउंड्री में चेंजेस ला रहा है। एंड सिंस दिस प्रपोजल वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय हेबर्ट रेस्ली, सो इट वाज नोन एज रेस्ली पेपर्स। तो इसको रेस्ली पेपर्स का नाम दिया और ये कब हुआ था? 6 दिसंबर 1903। तो उस दिन प्रेजेंट किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल का प्रपोजल। And the process of bifurcation of Bengal and to annex one part of it into Assam is historically known as partition of Bengal। तो देखो, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या है? बंगाल को डिवाइड करना और बंगाल का कुछ हिस्सा असम में ऐड करना और उसको एक अलग नाम दे दिया ईस्टर्न बंगाल एंड असम। इसी प्रोसेस को बोलता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो व्हाट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल? द प्रोसेस ऑफ बाइफिकेशन ऑफ बंगाल इनटू 2 पार्ट, जिसमें से 1 पार्ट को असम में ऐड किया जा रहा है। यही है पार्टीशन ऑफ बंगाल। द एरिया ऑफ 3 टेरिटरीज ढाका, छत्ताग्राम और राजशाही, इतना स्क्वायर माइल था। उसका टोटल पॉपुलेशन 31 मिलियन था, जिसमें से 18 मिलियन मुस्लिम, मतलब 3.1 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है। 1.8 मिलियन मुस्लिम्स एंड 1.2 रॉन्ग बोल रहा है 1.8 करोड़ मुस्लिम्स एंड 1.2 करोड़ हिंदूज था। मिलियंस को करोड़ में कन्वर्ट किया तो 1.8 मिलियंस 1.8 करोड़ मुस्लिम था एंड 1.2 करोड़ हिंदूज था। ओके, दैट मीन्स मुस्लिम मेजोरिटी में था, हिंदू माइनॉरिटी में था। अब यहाँ पे लॉर्ड कर्जन का खेल देखो, बंगाल को कैसे डिवाइड किया तुमको यहाँ पता चलेगा धीरे धीरे ओवर द टाइम। तो यहाँ पॉलिटिक्स भी चला है, ऐसा नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेशन मुश्किल हो रहा था फिर फेमाइन हुआ, नहीं, पॉलिटिकल मूव था ये, एक पॉलिटिकल मूव भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं, थोड़ा लंबा टाइम लगा पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिवाइड करने में, ऐसा नहीं जो एक दिन में डिसाइड हुआ। ऑब्वियस बात है काफी समय से ये चल रहा था, पर ये एक पॉलिटिकल मूव था, मैंने काफी कुछ सोचा गया इसके पीछे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। Now it was said that the vast Bengal province could not be ruled smoothly under a lieutenant governor। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या बोला, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला, ब्रिटिश ने क्या बोला
जे बंगाल प्रोविंस काफी बड़ा है, तो ये एक लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल नहीं कर सकता। एंड अकॉर्डिंगली द प्लान वाज टेकन टू क्रिएट ए प्रोविंस नेम्ड ईस्टर्न बंगाल एंड असम, और यही कारण है कि बंगाल को पार्टीशन किया गया है और एक नया प्रोविंस बनाया गया ईस्टर्न बंगाल एंड असम बाय एनेक्सिंग 15 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट बंगाल टू असम। तो असम में 15 डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड किया गया। ऑन द अदर हैंड द बंगाल प्रोविंस वाज टू बी कंटिन्यूड विद द रिमेनिंग वेस्टर्न पार्ट। तो जो बच गया उड़ीसा बिहार के साथ, उसको बंगाल का नाम से कंटिन्यू किया जाएगा। वैसे वेस्ट बंगाल नाम नहीं दिया गया, उसको कैजुअली बंगाल का नाम से कंटिन्यू किया गया। तो देखो, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर। नाउ ढाका वाज टू बी द कैपिटल ऑफ द प्रोपोज्ड ईस्टर्न बंगाल एंड असम। तो जो नया प्रोविंस बना ईस्टर्न बंगाल एंड असम, उसका कैपिटल ढाका को रखा जाएगा। ओके, एंड अमंग दिस मुस्लिम पॉपुलेशन वाज 1.8 करोड़, हिंदू वाज 1.2 करोड़ इस वाला एरिया में। ऑन द अदर एंड कलकत्ता वाज टू बी द कैपिटल ऑफ प्रोपोज्ड बंगाल प्रोविंस। तो जो हम लोग का बंगाल प्रोविंस है, उसका कैपिटल कौन होगा? कलकत्ता। एंड इट हैड ए पॉपुलेशन ऑफ 5.4 करोड़। टोटल पॉपुलेशन कितना था? 5.4 करोड़, जिसमें हिंदू वेर 4.2 करोड़ एंड मुस्लिम्स वेर 90,000 ओनली। तो तुम देख सकता है इन अदर पार्ट ऑफ बंगाल, मतलब ईस्टर्न बंगाल एंड असम, वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी था, हिंदू माइनॉरिटी था, अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए। हालांकि कुछ खास फर्क नहीं था, करोड़ में था, बट इन बंगाल प्रोविंस वहां पे हिंदू काफी ज्यादा मेजोरिटी में था और मुस्लिम काफी ज्यादा माइनॉरिटीज में था। तो तुम पॉलिटिकल मूव देखो, तो ब्रिटिश ने क्या किया? दो हिस्सा में डिवाइड किया, एक जो हिंदू मेजोरिटी में है, सेकंड जो मुस्लिम मेजोरिटी में है। तुम देख सकते हो ये एक तरह का पॉलिटिकल मूव हो सकता है। ओके, though Lord Curzon proposed to make the territory of Bengal smaller and territory of Assam bigger for a smooth administration, the hidden agenda behind it also came on the surface. तो लॉर्ड कर्जन ने कैसे प्रपोज किया? वो बोला कि बंगाल का टेरिटरी एरिया छोटा रखेगा और असम का एरिया बड़ा रखेगा। ओके, बट हिडन एजेंडा क्या था? हिंदू मुस्लिम का बीच में यूनिटी ब्रेक करना। देखो, ब्रिटिश को पता था इंडिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? यूनिटी। ओके, और वीकेस्ट पॉइंट क्या है? डिवीजन। ब्रिटिश को पता था जब तक यूनिटी है तब तक इनको तोड़ना मुश्किल है, तो उन लोगों ने लगाया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो देखो, बिकॉज द यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम फार्मर्स एंड लेबरर्स वाज ए थ्रेट फॉर द ब्रिटिश, सो दे प्लान्ड टू ब्रेक द यूनिटी बाय डिविजन, डिवाइड एंड रूल। हेबर्ट रेस्ली's लेटर टू लॉर्ड कर्जन मेंशन। हेबर्ट रेस्ली ने कोई लेटर लिखा था लॉर्ड कर्जन को, जिसमें लिखा हुआ था, देखो ये स्टेटमेंट याद रखना, द यूनाइटेड बंगाल इज ए बिग फोर्स एंड द पार्टीशन विल डिस्ट्रॉय दिस बिग यूनिटी। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था? हेबर्ट रेस्ली ने। किसको? लॉर्ड कर्जन को। क्या बोला था? ये जो यूनाइटेड बंगाल है, जो हिंदू मुस्लिम का यूनिटी है, ये ब्रिटिश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और ये पार्टीशन इस यूनिटी को तोड़ेगा। देखो, द पार्टीशन विल डिस्ट्रॉय दिस बिग यूनिटी। क्यों? तुम देख सकता है बंगाल हिंदू मेजोरिटी, ईस्टर्न बंगाल एंड असम मुस्लिम मेजोरिटी, तो उन लोगों ने हिंदू मुस्लिम का बीच में यूनिटी तोड़ने के लिए ये किया गया। सो द हिडन पर्पस बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज टू डिसिमेट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड टू मीट दिस वेस्टेड इंटरेस्ट कम्युनल फीलिंग्स वर नीडेड टू बी स्प्रेड। तो ऑब्वियस बात है, लोगों का मन में कम्युनल फीलिंग्स लाना पड़ेगा। अब ब्रिटिश ने वो भी किया। ऐसा नहीं कि अपने आप हम लोग का मन में हिंदू मुस्लिम का लड़ाई आया, नहीं, जितना पॉसिबल हो सकता है हम हिंदू और मुस्लिम का बीच में कम्युनल फीलिंग्स लाया गया वैसा, ताकि उनका बीच में लड़ाई हो। तो ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया। ओके, नाउ सिंस बंगाल वाज कंसिडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म through partition of Bengal, it was planned to divide the province and to make Hindu Bengalis and intellectuals a minority in both the states. And the real motive of Lord Curzon was to strengthen the British Empire in India by weakening the politically conscious Hindu Bengalis and thus to resist the growth of Indian nationalism. तो कहने का मतलब ये था कि उन लोगों ने ये कोशिश किया कि जो दोनों बंगाल बना उसमें उन लोगों ने हिंदू बंगाली को माइनॉरिटी बनाने का कोशिश किया। तो रियल मोटिव क्या था? जगह उन लोगों को ब्रिटिश एम्पायर को स्ट्रांग रखना है, तो पॉलिटिकली हिंदू बंगालीज को माइनॉरिटी में रखा गया। उन लोगों ने उसको माइनॉरिटी में रखा ताकि उन लोगों का बीच में लड़ाई झगड़ा हो। ओके, थ्रू दिस प्लान ही ट्राइड टू इंक्रीज लॉयल्टी ऑफ द मुस्लिम्स who were politically less conscious and thus planned to sow the seed of communalism in Indian society. तो लॉर्ड कर्जन क्या किया? मुस्लिम्स का फेवर में थोड़ा ज्यादा गया। लॉर्ड कर्जन मुस्लिम का लॉयल्टी, भरोसा जीत रहा था। ओके, मुस्लिम्स का भरोसा जीता था ताकि मुस्लिम का सपोर्ट लॉर्ड कर्जन को मिले। एट द सेम टाइम ही टुक इट एज अ वेपन टू डोमिनेट द ग्रोइंग एंटी ब्रिटिश एक्सट्रीमिस्ट। तो ऑब्वियस बात है, लोगों का मन में एंटी ब्रिटिश थिंकिंग आ रहा था ब्रिटिश का, तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? इसी को हथियार बनाया। उसने सोचा अगर हम लोग हिंदू मुस्लिम का बीच में लड़ाई लगा दे तो इसी बीच में ही उन लोग का काम बन जाएगा। मतलब ये जो ब्रिटिश के खिलाफ हम लोग मन में जो भी आ रहा है
उसको दबाने के लिए, उसको साइडलाइन करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का लड़ाई लाया जा रहा है बीच में, तो कम्युनल फीलिंग लाया जा रहा है। ओके, so on 2nd February 1905, Lord Curzon sent a proposal of partition of Bengal to Secretary of State for India in London. तो 2nd फरवरी को लॉर्ड कर्जन ने प्रपोजल भेज दिया एंड 9 जून को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जॉन ब्रोड्रिक, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बदल गया। जब प्रपोजल को अनाउंस किया गया था तब कौन था? हेबर्ट रेसली था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओके, 6 दिसंबर 1906। फिर 9 जून 1905 को कौन बन गया? मतलब उस समय नहीं बना, बीच में कभी बना होगा। तो तब तक कौन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था? John Broderick. Okay, he approved the proposal and informed the government of India by telegram message. And on 19 July 1905, the British government of India published this proposal. And 1st September 1905 को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया जब पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 अक्टूबर 1905 से इंप्लीमेंट होगा। तो 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल दो हिस्सा में डिवाइड हो जाएगा। मतलब उस दिन से ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम एक ऑफिशियल प्रोविंस होगा 16 अक्टूबर 1905। ओके, तो इस पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड 4 पॉइंट प्रोग्राम रिलीज किया गया। तो 4 फेज में बांटा गया। पहला फेज यानी कि फर्स्ट पॉइंट जिसमें अलग से 4 पॉइंट है, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज। तो हम लोग पढ़ता है, ये एग्जाम में आता है, ये पॉइंट्स लिखने आता है। पहला, द फर्स्ट फेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसमें 4 पॉइंट बताया गया। द नेम ऑफ द न्यू प्रोविंस विल बी ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम। तो जो नया प्रोविंस है उसका नाम क्या होगा? ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम, जिसमें राजशाही, ढाका, छाताग्राम को ऐड किया गया। सेकंड पॉइंट, द कैपिटल ऑफ न्यू प्रोविंस विल बी ढाका। तो ये जो नया प्रोविंस है उसका कैपिटल होगा ढाका। एंड थर्ड पॉइंट, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम विल बी हैंडेड ओवर टू ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम के लिए एक नया लेफ्टिनेंट गवर्नर चूज किया जाएगा, उसको हैंड ओवर कर देगा। द कैपिटल ऑफ आसाम विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम शिलोंग टू ढाका। तो उस समय आसाम का कैपिटल रखा गया था शिलोंग, उसको ढाका स्विच करेगा नया प्रोविंस का। ओके, तो ऑलमोस्ट बी और डी सेम पॉइंट ही है लॉजिकली। फिर सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया था? देयर विल बी ए सेपरेट हाई कोर्ट इन ढाका फॉर ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम। Until a separate high court is established, the new province will be under the jurisdiction of Calcutta High Court. तो बोला गया कि ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम के लिए एक नया हाई कोर्ट बनाया जाएगा ढाका में, और जब तक वो हाई कोर्ट नहीं बन जाता तब तक इस न्यू प्रोविंस कलकत्ता हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन में रहेगा। थर्ड पॉइंट, कलकत्ता विल बी द कैपिटल ऑफ न्यू बंगाल प्रोविंस विच इंक्लूड्स वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड छोटानागपुर। तो जो इस साइड न्यू बंगाल प्रोविंस बना उसका कैपिटल कौन होगा? कलकत्ता। And fourth point, final, the partition of Bengal will be implemented on 16 October 1905. तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 अक्टूबर 1905 को इंप्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि 16 अक्टूबर से बंगाल दो हिस्सा में मतलब बंगाल का 2 पार्ट्स हो चुका होगा। एक हम लोग का नॉर्मल बंगाल जिसमें वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड छोटानागपुर है, एंड दूसरा ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम। तो ये था पार्टीशन ऑफ बंगाल का पूरा स्टोरी। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा पूरा अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग का स्वदेशी मूवमेंट है। तो हम स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इन वन को पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, बट नॉट नेसेसरी कि तुम लोग इन वन को ही पूरा वीडियो देखो। हाँ, इन वन को देख के फायदा नहीं है, तुम लोग का दिमाग में कुछ रहेगा भी। तो मेरा सजेशन ये होगा कि तुम लोग यहाँ तक पॉज लो, यहाँ तक देख लिया, यहाँ तक पॉज लो, दोबारा एनसीईआरटी को रीड करो, मतलब बुक को पूरा रीड करो और देखो तुम कितना पढ़ पाता नोट से भी। तो इतना तक पहले करो, इतना तक पहले खत्म करो। इतना तक अगर अच्छे से हो जाता है उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट पढ़ने आओ। तो तुम लोग वीडियो बंद कर दो हो सके तो, और पहले इतना तक खत्म करो। हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तुम लोग इतना तक खत्म करो। इतना तक होने के बाद स्वदेशी मूवमेंट वापस देखने आ जाना। ओके, अब देखो स्वदेशी मूवमेंट तो हम मान के चल रहे थे तुम लोग अच्छे से कर लिया है। ऊपर वाला पार्ट तक तुम लोग को अच्छे से पॉइंट याद है। की पॉइंट में तुम लोग अपना दिमाग में रखो कि ऊपर में क्या क्या हुआ था। तो हम स्टार्ट करें स्वदेशी मूवमेंट। देखो, द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लान द पार्टीशन ऑफ बंगाल अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ बंगाल। तो ऑब्वियस बात है, जनता नहीं चाहता था कि बंगाल का पार्टीशन हो। तो लीडर्स लाइक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, रासबिहारी बोस, रविंद्र सुंदर त्रिवेदी एक्सेट्रा, दे अंडरस्टूड द कंस्पिरेसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये लोग समझ गए थे, वे लोग समझ गए थे कि ब्रिटिश सरकार क्या चाहती है, and they were able to create awareness among the people against this conspiracy. So these leaders were trying to create awareness among the citizens that ये गलत है। ब्रिटिश सरकार का अपना एक मतलब ये पॉलिटिकल मूव है। ब्रिटिश सरकार क्या करना चाहता है, वो हिंदू मुस्लिम का यूनिटी को तोड़ना चाहता है। दे ट्राई टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स। ये समझाने लग गया पूरा
जनता को। दिस लीडर्स, ये लीडर्स ट्राई कर रहा है जनता तक मैसेज पहुंचाए जो ब्रिटिश सरकार क्या करने का कोशिश कर रहा है। ओके, so they launched anti-partisan propaganda among the people through various meetings and writings, realizing that the partition of Bengal would be a threat to the heritage of Bengalis and Hindu-Muslim as well, unity as well। तो यानी कि बहुत सारा मीटिंग्स किया गया, पेपर्स के थ्रू, स्टोरी मतलब नॉट पेपर्स के थ्रू, मतलब एग्जैक्टली अपना राइटिंग्स के थ्रू लोगों तक अपना आवाज पहुंचाने का कोशिश कर रहा है जनता तक, बंगाल का जनता तक। जब ब्रिटिश सरकार ये जो डिसीजन लिया वो गलत है, क्यों गलत है वो भी कोशिश कर रहा है। वो भी बोल रहा है बंगाली पीपल का, इवन मैंने बंगालीज का हेरिटेज, बंगालीज का कल्चर भी खतरा में है, साथ साथ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी खतरा में है। और तुम देख सकता है ब्रिटिश ने इस तरह से इस एरिया को डिवाइड किया जो वहां पे हिंदू बंगालीज माइनॉरिटी एरिया, प्लस एक एरिया बन गया हिंदू मेजोरिटी, दूसरा एरिया बन गया मुस्लिम मेजोरिटी। वही हुआ। तो सारा लीडर्स यही कोशिश कर रहा था, जनता तक यही बताने का कोशिश कर रहा था जो ब्रिटिश ये क्यों कर रहा है। To create strong public opinion against the partition of Bengal, at first they started signature collection campaign। तुम लोग देखा होगा आजकल तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आता है, तुम लोग लिंक क्लिक करता है, वहां पे साइन करता है, सेम कहानी है, बस उस समय इंटरनेट नहीं था, आज इंटरनेट है। आज इंटरनेट का मदद से साइन लिया जाता है कि कितना लोग सपोर्ट में है, सेम कहानी है। तो द प्रोटेस्ट पेपर साइंड बाय 70,000 इंडियन वाज सबमिटेड टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि अपोज कर रहा है बंगाल का पार्टीशन नहीं होना चाहिए। नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिमेन स्ट्रांग एंड ट्राई टू जस्टिफाई एंड्रू फ्रेजर्स प्लान। पर सरकार, ब्रिटिश सरकार अपना बात पे अड़ा है, वो मतलब बोल रहा है पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों सही है, एंड्रू फ्रेजर को जस्टिफाई किया जा रहा है क्यों सही है, अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको संभाल नहीं सकेगा, तो डिवाइड करना जरूरी है, वो अपना जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। When it became clear that the government was adamant to implement this partition, मतलब जब ये लीडर्स को समझ में आ गया जब ब्रिटिश सरकार अपना एजेंडा बदलने वाला नहीं है, ब्रिटिश सरकार पार्टीशन बंगाल करके ही रहेगा, तो द एंटी गवर्नमेंट फीलिंग्स रोज ग्रेजुअली अमंग द पीपल ऑफ बंगाल। यानी कि बंगाल का सिटीजन्स का मन में एंटी गवर्नमेंट फीलिंग्स आ गया, मतलब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अब प्रोटेस्ट करने के लिए लोग तैयार था। Since the public opinion was disrespected, the whole Bengal broke out into national movement against this partition। यानी कि since public opinion, जनता का opinion को माना नहीं गया, जनता का opinion को sideline कर दिया गया, तो पूरा जनता बगावत में उतर आया, मतलब सब जनता प्रोटेस्ट करने पे उतर आया। Hindu-Muslim unity was put under threat and Bengali nationalism was wounded, and already there was dissatisfaction among the Indians as Lord Curzon interfered the rights of Indian on education, newspaper, local self-government etc। तो ऑलरेडी लॉर्ड कर्जन ने बहुत कुछ कर चुका था, ओके, जहाँ पे पाठशाला बंद करवा के इंग्लिश एजुकेशन को फोर्सफुली वो किया जा रहा था, फिर न्यूज़पेपर में सेंसरशिप लगाया जा रहा था, ओके, जो पंचायत राज पुराना जमाना में था उसको हटाया जा रहा था। तो ऑलरेडी लॉर्ड कर्जन ये सब कर चुका था, तो ऑलरेडी जनता का मन में तो था ही उसके खिलाफ। और जब ये पार्टीशन बंगाल आया तो वो और आग बबूला जैसा काम किया, मतलब आग में घी डालने वाला काम किया, तो जनता और भड़क गया। सो his process of partition was also reactionary, and hence there was a huge public protest and dissatisfaction against this partition। So from the partition proposal was raised on 6 December 1993 till it was officially declared on 19 July, many places of East, West, North Bengal witnessed thousands of protests। यानी कि जब से 6 दिसंबर में जब वो अनाउंस हुआ था रजिस्ट्री पेपर, तब से लेके जब तक लागू हुआ है, लाइक 19 जुलाई के आसपास तक, जब तक अनाउंस हुआ है ऑफिशियली, उस बीच मतलब 1903 से लेकर 1905 के बीच बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ जो लागू नहीं होना चाहिए। Irrespective of caste, creed and religion, people plunked into this movement। ना धर्म, ना जाति, ना कास्ट पूछा गया, सब लोग पार्टिसिपेट किया। तो यह है यूनिटी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल। जब इंसान ठान ले हमें किसी के खिलाफ लड़ना है, उस समय धर्म जाति नहीं देखना चाहिए, लड़ो उस पर्टिकुलर खिलाफ। क्यों नहीं जीतेगा जंग, हम लोग डेफिनेटली जीतेगा, टाइम लग सकता है, डेफिनेटली समय लग सकता है, पर जीत जरूर हासिल होगा। ओके, So this movement became famous as Swadeshi movement because it was publicly recommended that the Indians would unitedly boycott foreign goods and would start using homemade goods made by Indians। स्वदेशी मतलब अपना देश का। तो स्वदेशी मूवमेंट इसलिए नाम दिया गया बिकॉज इस मूवमेंट में ये भी डिसाइड किया गया जब हम लोग फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेगा कम्प्लीटली और इंडियन मेड्स गुड्स को पहनेगा, इंडियन मेड्स गुड्स यूज करेगा, दैट्स वाई स्वदेशी मूवमेंट। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है व्हाई एंटी पार्टीशन मूवमेंट वाज कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट। ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, एंटी पार्टीशन मतलब पार्टीशन के खिलाफ, ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ इसको स्वदेशी मूवमेंट क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये डिसाइड किया गया था कि इंडियंस लोग फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेगा एंड इंडियन मेड्स गुड्स का यूज करेगा, दैट्स वाई स्वदेशी मूवमेंट।
तो आई होप इतना तक समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट देखो। अच्छा, एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है जैसे लॉर्ड कर्जन ने क्या स्टेप्स लिया एंटी नेशनलिज्म फीलिंग्स क्रिएट करने के लिए। ओके, तो एक तुम बोल सकता है पार्टीशन ऑफ बंगाल डेफिनेटली है, और उसने मुस्लिम्स का सपोर्ट भरोसा जीतने का कोशिश किया था, है ना। तो ये 2 पॉइंट को कंबाइन करके लिख देगा, मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेफिनेटली। तो अब मेन सवाल ये होता है कि तुमको चैप्टर समझना पड़ेगा। अगर तुम चैप्टर समझ गया, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे तुम अटेम्प्ट करने सकेगा। तो चैप्टर को अच्छे से समझो, फिर उस हिसाब से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। अब देखो, ग्रेट सेंसेशन वाज क्रिएटेड अमंग द पीपल बाय द आर्टिकल बंगाल सर्वनाश, मतलब बंगाल का सर्वनाश हो गया। इट वाज पब्लिश्ड इन द जर्नल संजीवनी ऑन 6 जुलाई 1904। एडिटर कौन था? कृष्ण कुमार मित्रा। Okay, the first protest meeting against the proposed partition Bengal was held at Khulna on 14 July 1985. तो पहला प्रोटेस्ट मीटिंग कहाँ रखा गया था? खुलना में, बागेरबाड़ी। कब? 14 जुलाई 1985. The prominent leaders like Surendranath Banerjee, Motilal Ghosh, Dwijendra Mitra, etc. They called the people for breaking this conspiracy of British. मतलब वहाँ पे वही मीटिंग रखा गया था कैसे क्या करना चाहिए। फिर 16 और 17 जुलाई को भी सेम प्रोटेस्ट रखा गया था किशोरगंज एंड पबना में। And next day of the official declaration of partition of Bengal, the second protest meeting was held at Dinajpur, जहाँ पे महाराजा of Dinas also attended this meeting. तो देखो, this protest meeting was presided over by the king, यानी कि महाराजा of Dinajpur. Okay, and the proposal was passed to boycott the British goods. So यहाँ पे proposal pass हुआ कि हम लोग British goods को boycott करेगा, हम लोग British goods use नहीं करेगा. Okay, now role of student. यहाँ हम लोग को पढ़ने मिलेगा कि स्टूडेंट्स का क्या रोल रहा है। तो द स्टूडेंट कम्युनिटी वाज अट्रैक्टेड टू दिस एनवायरमेंट ऑफ मूवमेंट। तो स्टूडेंट का भी काफी अच्छा रोल रहा है। तो द स्टूडेंट ऑफ रिपॉन कॉलेज, आज का प्रेजेंटली सुरेंद्रनाथ कॉलेज, फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेज वॉकआउट फ्रॉम द क्लासरूम्स, मतलब प्रोटेस्ट में क्लासरूम छोड़ के बाहर निकल गया। एंड दे टुक पार्ट इन द मूवमेंट ऑन 18 जुलाई 1905। देखो, दे स्टेज वॉकआउट फ्रॉम द क्लासरूम्स और उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। दे टुक पार्ट इन द मूवमेंट। On 31st July 1985, under the leadership of the students from Ripon College, a vast rally was organized. They formed a central committee to launch various movements against its partitions. तो इस partition के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत सारा मूवमेंट लॉन्च किया गया। And on 7th August 1985, a huge public meeting was held at Town Hall of Kasim Bazar, Calcutta, under the presidency of Maharaja Manindra Chandra Nandi. तो महाराजा मनिंद्र चंद्र नंदी का प्रेसिडेंटशिप में टाउन हॉल कसिम बाजार में एक बड़ा पब्लिक मीटिंग रखा गया। Now, at the call of representatives from various places, a unanimous decision was passed to boycott the British goods. तो ऑब्वियस बात हुई, एक डिसीजन लिया गया सब लीडर्स ने मिलके कि हम लोग ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करेगा सब लोग। Now, on that day, the students recited a patriotic song of Mukunda Das. तो हे बांगा जननी एंड स्वर्ण प्रसविनी, तो ये 2 पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया गया ऑल ओवर बंगाल में। सब स्टूडेंट लोग पूरा रिसाइट कर रहा है, मतलब देशभक्ति, जैसे हम लोग जन गण मन गाता है, वंदे मातरम गाता है, वैसे बंगाली पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया जा रहा है। Now, a student union was also formed under the leadership of Surendranath Banerjee. तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का लीडरशिप में एक स्टूडेंट यूनियन फॉर्म किया गया। And through his inspiring speech, Rabindranath Tagore called the people for maintaining social harmony. तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एक स्पीच दिया और लोगों को बोला कि हम लोगों को सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है और साथ साथ ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करना है। और उन्होंने क्या अर्ज किया? देखो, टू स्टॉप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ना ब्रिटिश का गुड्स खरीदना है ना बेचना है। Okay, they decided to continue picketing program in the business institution. अब picketing program क्या होता है? कि हाथ में बोर्ड लेके हम लोग खड़ा हो जाएगा, हम लोग हाथ में बोर्ड लेके खड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग लीकर शॉप के बाहर खड़ा हो जाए, से नो टू लीकर, लीकर मत पियो, तो उसको बोलता है पिकेटिंग प्रोग्राम। जब हम साइन बोर्ड लेके खड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो साइन बोर्ड लेके खड़ा होकर प्रोटेस्ट कर रहा है और लोगों को मना कर रहा है, और ना ही किसी को अंदर जाने दे रहा है। लीकर खरीदने भी किसी को हम लोग अंदर जाने नहीं दे रहा है। तो द ब्रिटिश गुड्स वर पुट ऑन फायर इन वेरियस प्रोटेस्ट रैलीज। तो ब्रिटिश का जितना भी गुड्स है जो उन लोगों का हाथ में आया, दुकान से आया, लूट मार करके सब बॉन फायर में जला दिया, मतलब। फिर देखो, ऑन 23 सितंबर 1985, तो देखना एकदम सीरियसली जा रहा है, अभी 1985 में ही हम लोग। ओके, और 16 अक्टूबर को पार्टीशन ऑफ बंगाल लागू हुआ। तो ये सारा कहानी 16 अक्टूबर का पहले का है, ये सारा कहानी 16 अक्टूबर का पहले का है।
अभी तक पार्टीशन ऑफ बंगाल लागू हुआ नहीं है। ओके, तो ये सारा कहानी 16 अक्टूबर का पहले का है, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल लागू नहीं हुआ था। तो ऑन 3rd September 1985, a big protest rally was held at Raja Bazaar, North Kolkata. It was presided over Abdul Rasul and prominent Muslim leaders like Halim Ghaznavi, Liaquat Hussain, Muhammad Ismail Chaudhry, etc. And this protest really played an important role in continuing the movement against the partition of Bengal. फिर on that day only एक historic foot march यानी कि पैदल यात्रा, पद यात्रा, a symbol of social harmony took place where the people of all caste, creed and religion took part. तो सभी लोगों ने इस पद यात्रा में पार्टिसिपेट किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सब। Now on the day of implementation of partition of Bengal, तो obvious बात है इतना प्रोटेस्ट करने के बाद भी ब्रिटिश ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को लागू किया 16 अक्टूबर को। तो मतलब ये जो जितना कहानी हम लोगों ने पढ़ा है, ये सारा 16 अक्टूबर का पहले का कहानी, ये सारा 16 अक्टूबर का पहले का कहानी। ओके, अब हम लोग देखते हैं 16 अक्टूबर को क्या हुआ। देखो, ऑन द डे ऑफ implementation of partition of Bengal, that is 16 October 1985, the people of Bengal observed National Mourning Day. तो वही मॉर्निंग रखा गया बिकॉज उसी दिन इंप्लीमेंट हो चुका था पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया नेशनल मॉर्निंग डे। एंड एज पर द प्रपोजल ऑफ रविंद्र सुंदर त्रिवेदी, एवरी हाउस होल्ड इन द बंगाल प्रोविंस अवॉइडेड कुकिंग ऑन दैट डे। तो उस दिन किसी ने भी घर पे खाना नहीं बनाया। एंड एट द कॉल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, द बंगाली पीपल ऑफ कलकत्ता ऑब्जर्व राखी बंधन ऑन दैट डे। तो 16 अक्टूबर को ही राखी बंधन भी ऑब्जर्व किया, रक्षाबंधन यानी कि। देखो, तो पहला 16 अक्टूबर को नेशनल मॉर्निंग डे, दूसरा उस दिन कोई भी घर में खाना नहीं बना रहा है, एंड तीसरा 16 अक्टूबर को ही राखी बंधन डे यानी कि रक्षाबंधन डे मनाया गया। ठीक है ना। तो पीपल ऑल्सो सैंग टैगोर्स राखी सॉन्ग। देखो, बांगाली प्राण, बांगाली मन, एक हो हे भगवान, ये सब गाया गया। टू स्ट्रेंथन द यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी अमंग हिंदू एंड मुस्लिम, दे टाइड राखी एट द एंड्स ऑफ पेडेस्ट्रियंस, यानी कि फुटपाथ में जो भी मतलब भाई बहन मिला सबको राखी बांधा गया, इररेस्पेक्टिव ऑफ religion. And under the leadership of Rabindranath Tagore, thousands of people gathered at masjids at Kalutola and Chitpur and tied rakis to Maulvis and other Muslims also. तो वही बोल रहा है, the Maulvis और Muslims को भी राखी बांधा गया। ये दर्शा रहा था हिंदू मुस्लिम का यूनिटी। From that day, it was decided that protest meeting would be organized in every district of Bengal. तो हर जगह protest meeting होगा, हर जगह foreign goods को boycott किया जाएगा। And according to the instruction of student groups, all the students decided to go to school barefoot until the proposal of partition of Bengal. यानी कि जब तक partition of Bengal को दोबारा कैंसिल नहीं कर दिया जाता, तब तक वो लोग स्कूल barefoot यानी कि नंगा पाँव जाएगा। ओके, अगेन 16 अक्टूबर 1985, स्ट्राइक वाज हेल्ड इन द आफ्टरनून। तो देखो, एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में, जिस 16 अक्टूबर या फिर जिस दिन पार्टीशन ऑफ बंगाल इंप्लीमेंट हुआ था, उस दिन क्या क्या हुआ था प्रोटेस्ट करने के लिए, उस दिन क्या क्या एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ था। तो इतना सारा है, रविंद्रनाथ टैगोर का है, राखी बंधन है, ये है। तो कुछ भी लिख दो, 5 मार्क्स में मिल जाएगा अच्छे से। तो हड़ताल वाज हेल्ड इन द आफ्टरनून इन एंटायर कलकत्ता। ऑल द शॉप्स, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, एजुकेशनल एंड अदर इंस्टीट्यूशन सब बंद था, बसेस एंड ऑल सब बंद था। ओके, Ananda Mohan Bose, President of Indian National Congress of Madras Session 1898, he laid the foundation stone of Federal Hall as a symbol of unity and heritage of Bengal. He addressed a big public rally and called the people for joining the movement against the partition of Bengal. तो उन्होंने एक बड़ा रैली को एड्रेस किया और जनता को बोला कि सभी लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करो। एंड वंदे मातरम हवा में गूंज रहा है, मतलब सभी जनता वंदे मातरम का नारा लगा रहा है। ठीक है ना। Now, people of Bengal from that very day observed a year-long mourning. ठीक है ना। तो एक साल तक मतलब ऑब्वियसली अफसोस जताया टाइप का और प्रोटेस्ट करता रहा, डेफिनेटली प्रोटेस्ट करता रहा। तो ये लड़ाई इतना आसान नहीं था, ना ब्रिटिश पीछे हट रहा था, ना जनता पीछे हट रहा था। ओके, और ब्रिटिश अपना मोनोपोली खेल रहा था, ब्रिटिश ट्राई कर रहा था हर किसी को मनाए। ये भी हम लोग पढ़ेगा कैसे। देखो, now at the beginning the Swadeshi movement was confined to the boycotting of foreign goods and using indigenous goods. तो इनिशियली स्वदेशी मूवमेंट जब लॉन्च हुआ तो खाली फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना और इंडियन मेड गुड्स को यूज करना था। ओके, हाउएवर इट वाज एन इकोनॉमिक प्रेशर ऑन द ब्रिटिश। तो ये किया गया था ताकि ब्रिटिश पे इकोनॉमिक प्रेशर पड़े। अगर ब्रिटिश का गुड्स सेल नहीं होगा तो वैसे बात है उनका इकोनॉमी डाउन होगा। नाउ the intensity of the movement gradually increased and so the amount of boycotting foreign goods also became higher. Aravind Ghosh said, तो ये देखना, boycotting means patriotism and the essence of patriotism is the non-cooperation with the British in all respect. तो वो बोला था बॉयकॉट हम लोग देखो देशभक्ति हम लोग का अंदर, हाँ, और बॉयकॉटिंग मतलब हम लोग देशभक्ति, हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ बॉयकॉट कर रहा है। तो बॉयकॉट डजंट मीन्स खाली कपड़ा या फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो, एवरी एस्पेक्ट्स में, हर चीज में हम लोग को ब्रिटिश को बॉयकॉट करना है। यानी कि नॉन कोऑपरेशन मतलब ब्रिटिश को किसी भी हालत में कोऑपरेट नहीं करना है, ब्रिटिश का किसी भी काम में हम लोग को कोऑपरेट नहीं करना है।
तो अगर बॉयकॉट कर रहा है एवरी एस्पेक्ट में बॉयकॉट करो। तो देखो दिस मैसेज फ्रॉम सेंट अरविंद मेड द फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म मोर लिवली इन द एक्टिविटी ऑफ दिस मूवमेंट। यानी कि ये जो अरविंद घोष ने बोला इससे लोगों का मन में देशभक्ति और जाग गया। और अब लोग सिर्फ फॉरेन गुड्स को नहीं, फॉरेन यानी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को भी छोड़ रहा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को भी छोड़ रहा है, कोड भी छोड़ रहा है। तो यानी कि अरविंद घोष का यही कहना था कि खाली फॉरेन गुड्स क्यों, ब्रिटिश का हर एक चीज को छोड़ो, हर एक चीज को बॉयकॉट करो। सो अपार्ट फ्रॉम फॉरेन गुड्स उन लोगों ने कोर्ट स्कूल ये सभी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। लोकल गुड्स वर मोर अप्रिशिएटेड बाय द पीपल, यानी कि लोकल गुड्स ज्यादा चल रहा था। जैसे भी मेड इन इंडिया गुड्स में भी हम लोग प्राइड करते वैसे पीपल फेल्ट प्राइड बाइंग द थिंग्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो वही सेम कहानी हम लोग को भी प्राउड फील होता है जब भी हम लोग देखते हैं मेड इन इंडिया है कोई भी सामान में, तो हम लोग को प्राउड फील होता है जहाँ जैसे बोट कंपनी मेड इन इंडिया ये सब जो भी है। So Indian people became united to boycott of foreign goods, which already occupied Indian markets. तो Indian people सब एकजुट हो गया जब तो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना है। एक ही चीज बार बार रिपीट किया जा रहा है बुक्स में, ठीक है ना। सो दे ऑल्सो डेवलप ए टेंडेंसी नॉट टू पे देयर टैक्सेस, गवर्नमेंट लोन्स एक्सेट्रा, थिंकिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट ए फॉरेन एजेंसी। तो ऑब्वियस बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट एक फॉरेन एजेंसी था, तो वो लोग यही सोचा कि क्यों बाहर का लोगों को हम लोग टैक्स पे करें, उन लोगों का लोन क्यों चुकाए हम लोग दोबारा, जो लोन लिया हम लोग नहीं चुकाने वाला। So though the main center of the Swadeshi movement was undivided Bengal, तो usually जो स्वदेशी मूवमेंट ज्यादातर बंगाल वाला एरिया में हुआ है, अनडिवाइडेड बंगाल में, ओके, बट इट ऑल्सो क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ बंगाल, यानी कि इसका असर हम लोग को महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया सब जगह देखने को मिला है। ओके, सब लोगों ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया है। अंडर द लीडरशिप ऑफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस, लाला लाजपत राय, दादाबा नेहरू जी, दिस मूवमेंट क्रॉस द कॉरिडोर ऑफ बंगाल एंड पूरा इंडिया में फैला है। So the Swadeshi movement is considered as full-fledged successful movement। तो हम लोग ये बोल सकता है कि स्वदेशी मूवमेंट काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है। एवरी स्टेप ऑफ दिस मूवमेंट इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ बंगाल। देखो लोगों के मन में देशभक्ति जगा है, लोग और प्रोत्साहित हुआ है, लोगों को पता चला कि कैसे प्रोटेस्ट किया जाता है, क्या करना पड़ता है ना। And though it was a political movement against the British, yet this 7 years movement had a far-reaching impact upon the literature, society, education and economy of India। तो ये स्वदेशी मूवमेंट 7 years चला एंड फाइनली 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को यूनिफाइड कर दिया गया, मतलब विड्रॉ कर लिया गया, यानी कि बंगाल यूनिफाइड हुआ। तो यानी कि ये स्वदेशी मूवमेंट सक्सेसफुल रहा, कहने का मतलब यही है। तो ये 7 साल चला, यानी 7 साल में जो इंडियन लिटरेचर है, इंडियन सोसाइटी है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उस पर क्या असर पड़ा हम लोग वो देखने वाला है। तो ये था एंटायर स्वदेशी मूवमेंट का कहानी। तो ये स्टेटमेंट देके जस्टिफाई करने दे सकता 4 मार्क्स का। स्वदेशी मूवमेंट इज कंसिडर्ड एज फुल फ्लेज सक्सेसफुल मूवमेंट। व्हाई? तुमको ऊपर वाला ही लिखना है कि क्या क्या हुआ, छोटा सा घटना शॉर्ट में लिख दो और फाइनली ये लिख देना 7 years तक ये चला और स्वदेशी मूवमेंट फाइनली 1911 में बंगाल यूनिफाइड हो गया। ये सभी लिखना है, तो ये जस्ट समराइज फॉर्म में लिखने से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट जाता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो भाई स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू हम लोग स्वदेशी मूवमेंट में क्या क्या चेंजेस आया, इंडियन लिटरेचर में क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, देखो। तो ये सब सीधा 4 मार्क्स का क्वेश्चंस में आता है। तो पहला है नेशनल लिटरेचर, मतलब इंडियन लिटरेचर। देखो, the tide of patriotism that emerged from Swadeshi movement had contributed a lot to the national literature. On the influence of Swadeshi movement, many magazines, newspapers, books, dramas, songs, articles were published. तो बहुत सारा बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ड्रामा, सॉन्ग्स ये सब पब्लिश हुआ। जैसे कि देखो, The Bengali in 1904 it was edited by Surendranath Banerjee, Sanjeevani by Krishna Kumar Mitra, Hitabadi by Kali Prasanna Kavya Visharad and Yogendranath Vidyabhushan. The Yugantar 1986 में by भूपेंद्र दत्त, संध्या ब्रह्मबंदत उपाध्याय द्वारा, द डॉन बाय सतीश चंद्र मुखर्जी एंड फीमेल मैगजीन सुप्रभात बाय कुमुदिनी मिश्रा। तो ये सब एमसीक्यू में पूछा जाता है, ये सब कंप्लीटली एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा। मेनली पर्टिकुलरली क्या पूछा जाता है, ये बेंगली, संजीवनी, युगांतर, डॉन एंड सुप्रभात, ये 4 या 5 का आने का चांसेस ज्यादा है एमसीक्यू में, ठीक है ना। ऑल्सो Vande Mataram by Aravind Ghosh etc. created a strong national sentiment among the people and excelled the movement। तो ये सब चीज जब लोगों तक पहुंचा, लोग ये सबको रीड किया, पढ़ा और लोग ज्यादा उत्साहित हुआ ना। वंदे मातरम जब लोगों तक पहुंचा तो वंदे मातरम लोग गाने लगे हर प्रोटेस्ट में, ठीक है ना। चीज वही है। सम इम्पोर्टेंट प्लेस वर ऑल्सो रिटन, जैसे कि पलासी प्रयचिता बाय किशोर प्रसाद, फिर सिराजुद्दौला बाय मीर कासिम बाय गिरीश घोष,
Sabbas Bangali by Amritlal Bose, Banga Rangset by Amarendranath Datta etc. तो इन लोगों ने भी ये ड्रामा प्लेस लिखा. फिर बहुत सारा बुक्स भी आए. फेमस बुक्स वर रिटन इन द बैकग्राउंड ऑफ स्वदेश मूवमेंट, जैसे कि जापानी वीर बाय स्वर्ण कुमारी देवी, अगेन एमसीक्यू में, या मैच द फॉलोइंग. जॉय संगीत बाय प्रमथनाथ रे चौधरी. नव्य भारत मतलब नया भारत बाय कार्तिक चंद्र दास गुप्ता. फिर देखो बांगा लक्ष्मी व्रत कथा बाय रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी. ओके, मेरा प्रोनाउंसिएशन पे फोकस मत करना, ऑब्वियसली बंगाली टच नहीं भी आ सकता प्रोनाउंसिएशन में. एंड 23 नंबर्स ऑफ पेट्रियोटिक सॉन्ग्स वर कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर. तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खुद 23 नंबर्स ऑफ या बहुत सा पेट्रियोटिक सॉन्ग्स बनाया, जिसमें से हम लोग को पता ही जनगण मन सबको पता है, ठीक है ना. तो द सॉन्ग আমার সোনার বাংলা, ওকে, আমি তোমাকে ভালোবাসি, ওয়ান দ্য আমার সোনার বাংলা আমি তোমাকে ভালোবাসি, ওয়ান দ্য नेशनल एंथम ऑफ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश, जो कि आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है. देखो द सॉन्ग ये बहुत फेमस सॉन्ग है. देखो যদি তোর ডাক के सुने के ना आसे तबे अकेला चलो रे, है ना. चाहे तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो, तुम्हें साथ चलना है, तुम्हें अकेला चलना है, तुम अपने आप कोई ना कोई तुम्हें साथी मिल जाएगा. कहने का मतलब वही है, कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, कोई बात नहीं, तुम अपना अपना मतलब ऑब्जेक्टिव में टिका रहो, तुम अपना एम पे टिका रहो, तुम आगे बढ़ते रहो. तो ये सॉन्ग काफी पॉपुलर हुआ है, तुम लोग सुना ही होगा ये डेफिनेटली. इट रिसीव्ड एवरलास्टिंग पॉपुलैरिटी. एंड ड्यूरिंग द मूवमेंट पीरियड द सॉन्ग्स ऑफ रजनीकांत सेन, मुकुंद दास, द्विजेंद्रलाल रॉय that also inspired the Bengalis. And the article भाई भाई एक था written by रविंद्रनाथ टैगोर on the background of स्वदेशी मूवमेंट was a famous article. तो स्वदेशी मूवमेंट का ऊपर ही लिखा गया था ये आर्टिकल, तो ये काफी फेमस हुआ. फिर a national institution named Bangya Kala Sangat was established under the leadership of Abanindranath Tagore during Swadesh movement, and this institution aimed at creating foundation of Indian fine arts free from western influence. तो ये इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि इंडियन फाइन आर्ट्स को प्रमोट किया जाए. ओके, थ्रू हिज फेमस पेंटिंग बांगा माता, हम तुमको दिखा था भारत माता, इनडायरेक्टली कहने का मतलब भारत माता का पेंटिंग. तो अबनिंद्रनाथ ठाकुर ने, कहाँ गए, सॉरी, उसका जो पेंटिंग था बांगा माता वो काफी पॉपुलर हुआ. वो आगे जाके और ट्रांसफॉर्म हुआ, काफी इवोल्व हुआ. और तो सिस्टर निवेदिता ट्रांसफॉर्म बांगा माता इनटू भारत माता, जिसमें त्रिशूल है, दो हाथ, उस टाइप का, मतलब पूरा गॉडेस का रूप दे दिया. तो बांगा माता कैसा दिखता है, ऐसा ही देखो, ये था बांगा माता. तो इसको भारत माता में ट्रांसफॉर्म किया गया तो ओवर द टाइम, और आज हम लोग अपना देश को भारत माता बोलता ही है. अच्छा, ये रहा रजनीकांत सेन का फोटो से याद रखना, फोटो से पूछा जा सकता है. रविंद्रनाथ टैगोर ऑब्वियसली सब लोग पहचानता ही है इनको. तो इतना था हम लोगों का नेशनल लिटरेचर का ऊपर. ओके, 4 मार्क्स में आता है, इसका आंसर समराइज करके नोट्स में दिया हुआ है, लिंक मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट आता है देखो नेशनल एजुकेशन. द स्वदेशी मूवमेंट वाज नॉट कंफाइंड टू बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश स्कूल्स, इट आल्सो हैड इन्फ्लुएंस ऑन द प्रिविलेंट एजुकेशनल सिस्टम ऑफ बंगाल. It was noticed that the movement were becoming popular among the students. तो हम लोग ऑलरेडी देखा जो स्टूडेंट लोगों ने भी कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है. ओके, ऑन द कॉल ऑफ सुरेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सबके बोलने पे. देखो, तो द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बंगाल R.W. Carlyle circulated a notice on 10th October 1995. तो 10th October 1995 मतलब बिफोर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बिकॉज बंगाल पार्टीशन हुआ था 16 अक्टूबर को. तो ये पॉइंट भी तुम स्टूडेंट का रोल में ऐड कर सकेगा. वार्निंग ऑल द स्टूडेंट्स नॉट टू टेक पार्ट इन दिस मूवमेंट. तो ऑलरेडी 1 डे फाइनल वार्निंग दिया था, इसमें पार्टिसिपेट मत करो. बट स्टूडेंट तो स्टूडेंट है भाई, सबका मन में देशभक्ति है, क्यों पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तो दे मेड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस सर्कुलर ऑल्सो. तो इस सर्कुलर के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया. एंड दे ऑब्जर्व्ड वॉक आउट ऑफ द क्लासरूम, मतलब सब बिना क्लास करे क्लासरूम से बाहर निकला, मतलब क्लास नहीं करेगा, क्लास बॉयकॉट किया. And under the presidency of Rabindranath Tagore, a vast student rally was organized at Pataldanga, Malikbari, 4th November 1995, year after partition. And on that rally, an anti-circular society was formed. इस सर्कुलर के खिलाफ आवाज उठाने की. तो disobey the order of the government, यानी सरकार का ऑर्डर को नहीं मानेगा. And this was the first incident of disobedience of the government order. मतलब ये पहला इंसिडेंट है जहाँ पे सरकार का किसी ऑर्डर को नहीं माना गया. सरकार ने सर्कुलर निकाला था और जनता ने एंटी सर्कुलर सोसाइटी फॉर्म कर दिया बाय डिसओबेइंग द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये पहला डिसओबीडियंस मूवमेंट बोल सकते तुम, जहाँ पे सरकार का किसी ऑर्डर को नहीं माना गया है डायरेक्टली. ओके, तो ये पॉइंट को भी तुम स्टूडेंट का रोल ऑफ स्टूडेंट में ऐड कर सकता है. फिर देखो द प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक बिपिन चंद्र पाल,
Rabindranath Tagore, Abdul Rasul, etc. They called upon the student community to leave government institution. तो बाद में बोला गया कि तुम लोग सरकारी इंस्टीट्यूशन छोड़ो. At the same time, Satish Chandra Mukherjee, the editor of Dawn, named the University of Calcutta as House of Slaves, मतलब गुलाम खाना. हाउस ऑफ स्लेव मतलब गुलाम खाना. तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी को गुलाम खाना का टैग दे दिया. ही कॉल्ड अपॉन द स्टूडेंट कम्युनिटी और बोला लीव दैट हाउस ऑफ स्लेव्स, मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी छोड़ के आ जाओ, उस गुलाम खाना को छोड़ के आओ, है ना. छाड़िया सो, सॉरी फॉर बंगाली, बेकार का ट्राई मार रहा है. एंड टू एक्सेप्ट नेशनल एजुकेशन, मतलब इंडियन बेस्ड एजुकेशन. Satish Chandra Mukherjee started a national institution named Dawn Society with full cooperation from Rabindranath Tagore. तो उन्होंने स्टार्ट किया Dawn Society with the help of Rabindranath Tagore and Charudas Banerjee. ये सब MCQ based है याद रखना, okay? Now, this Dawn Society did against the Curzon's University Law and Carlisle Circular. यानी कि जो लॉर्ड कर्जन ने जो लॉ निकाला था यूनिवर्सिटी लॉ एंड जो कर्लिल सर्कुलर निकाला उसके खिलाफ आवाज उठाया. एंड दे स्टार्टेड मूवमेंट फॉर अपराइजिंग द नेशनल एजुकेशन, यानी कि इंडियन एजुकेशन होना चाहिए. सो ऑन 5 अगस्त 1985, रविंद्रनाथ टैगोर gave a valuable lecture on the importance of national education, यानी कि क्यों इंडियन एजुकेशन जरूरी है, इंडियन बेस्ड एजुकेशन जरूरी है, ठीक है ना. नेक्स्ट डे ही established Banga Jatiya Vidyalaya, where many people were present. And on 8 November 1985, second Jatiya Vidyalaya was also established in Rangpur. Okay, so number of students living government schools increased and consequently many national schools were established. यानी कि जैसे जैसे एक एक स्कूल खुलता गया वैसे वैसे जगह जगह स्टूडेंट लोग सरकारी स्कूल छोड़ता गया. ओके, एंड कॉन्सिक्वेंटली बहुत सारा नेशनल स्कूल्स खोला गया. ओके, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ रास बिहारी बोस नेशनल एजुकेशन काउंसिल वाज फॉर्म, यानी कि जातीय शिक्षा परिषद वाज फॉर्म ऑन 11 मार्च 1906. जैसे आज हुआ ना हम लोग का यूजीसी है, एनटी है, उस टाइप का, सेबा बोर्ड है उस टाइप का, ठीक ना, सीबीएसई बोर्ड है. Now, Bengal National College was established on 15 August 1996. तो 15 अगस्त 1996 को बंगाल नेशनल कॉलेज स्टैब्लिश किया गया एंड अरविंदो घोष वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल. और उसी साल बंगाल नेशनल कॉलेज वाज प्रोमोटेड टू नेशनल यूनिवर्सिटी. उसी साल 12 दिसंबर को बंगाल नेशनल कॉलेज बन गया नेशनल यूनिवर्सिटी. So during the Swadeshi movement, altogether 62 secondary schools and 3,000 national primary schools were established. So 3,000 schools खुल गया primary schools. फिर वो Bengal Technical Institute was also established with financial help from reputed barrister तारकनाथ पालित, a close friend of आनंदराम बोरवा, जो कि आसाम का फर्स्ट आईसीएस था. तो आसाम का फर्स्ट आईसीएस कौन था? आनंदराम बोरवा, और उसका क्लोज फ्रेंड कौन है? तारकनाथ पालित. ओके, लेटर ऑन दिस इंस्टीट्यूशन वाज चेंज इनटू जादवपुर यूनिवर्सिटी. बाद में यही बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट को रीनेम किया और नाम दिया जादवपुर यूनिवर्सिटी जो आज है. फिर फर्दर देखो बिहार विद्यापीठ पटना में, समर्थ विद्यालय महाराष्ट्र में, गुजरात विद्यालय ऑब्वियसली गुजरात में स्टैब्लिश किया गया. ओके, तो इस तरह से जगह जगह यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया गया. तो ये था एजुकेशन में, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट का क्या रोल रहा नेशनल एजुकेशन में. तो जगह जगह देखो इंस्टीट्यूट खुल गया. स्वदेशी मूवमेंट का ये रोल रहा कि इंडियन बेस्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन बेस्ड स्कूल्स खुला, प्राइमरी स्कूल्स खुला, कॉलेजेस खुला. तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया का इतिहास में, ठीक है ना. तो अब मेरा सजेशन ये होगा, स्वदेशी मूवमेंट और ये 2 पॉइंट, ये जो जितना हम समझाया इतना तक पॉज करो और पहले ये 3 दोबारा रिवाइज करो, एनसीईआरटी रीड करके प्लस जो भी मैंने नोट्स दिया वो पढ़ के, उसके बाद फर्दर कंटिन्यू करो. तो इसको दोबारा अच्छे से क्लियर करो. नहीं समझ आ रहा दोबारा रिकॉर्डिंग देख लो, कोई बात नहीं, पर पहले यहाँ तक क्लियर करो. ओके, तो आई होप तुम लोग इतना तक समझ में आया. ये पेंटिंग ध्यान रखना, पेंटिंग एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. ये पेंटिंग किसने बनाया, पेंटिंग क्या चीज का, एनीथिंग. या पेंटिंग दे देगा और बोलेगा इसका बारे में लिखो, 2 लाइन ही लिख देना, कुछ नहीं है. ये पेंटिंग बांगा माता का है, इसे अबेंद्रनाथ ठाकुर ने पेंट किया था एंड सिस्टर निवेदिता ने इसी बांगा माता को ट्रांसफॉर्म किया था भारत माता में. मिल जाएगा मार्क्स. तो नेक्स्ट हम जाता है, आई होप तुम लोग ऊपर तक कर लेना, उसके बाद ही यहाँ आना. लगातार मत देखना, लगातार देखेगा तो दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा. हम भले 1 गो में वीडियो बना रहे हैं पर तुम लोग लगातार मत देखो, तुम लोग पार्ट वाइज ही देखो. नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन इन स्वदेशी मूवमेंट. तो वीमेन ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. ओके, देखो, कीपिंग इक्वल पेस विद द मैन, द मिडिल क्लास अर्बन वीमेन आल्सो टुक एक्टिव पार्ट. तो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा 4 मार्क्स में आता है. तो वीमेन ने भी इक्वल पार्टिसिपेट किया, ब्रेकिंग ऑल सोशल बैरियर्स. उस समय ये माना जाता रहा कि वीमेन लोगों को घर में काम करना चाहिए, चूल्हा चौका देखना चाहिए, इस टाइप का. बट वीमेन लोग उस चीज का परवाह नहीं किया, उन लोगों ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है. देखो, among the prominent female leaders of Swadeshi movement एक थी सरला देवी चौधरी.
He was reckoned to lead the Swadesh movement in a revolutionary way. कैसे? Like the Shivaji festival of Maharashtra, she started spelling error है हाँ, organizing various festivals like Brihaspati Vrat, Pratapaditya Utsav, Udayaditya Utsav, व्यायाम समिति एक्सेट्रा एंड ट्रेन द बॉयज एंड गर्ल्स ऑन रेसलिंग स्टिकली एक्सेट्रा गेम्स. तो यानी कि वो ट्रेन कर रही थी आज का यूथ को, सॉरी उस समय का यूथ को रेसलिंग में, स्टिक प्ले में एक्सेट्रा. सी ऑल्सो एडिटेड ए मैगजीन नेम्ड भारती. ये एमसीयू में अगेन पूछा जा सकता है. एंड प्रिपेयर द यूथ फोर्स ऑफ बंगाल टू प्लंज इनटू नेशनल मूवमेंट. तो वो आज सॉरी उस समय का युवा को, उस समय का यूथ को प्रिपेयर करा था कि जब भी जरूरत पड़े वो देश के लिए लड़े, ब्रिटिश के खिलाफ, जो भी है, ठीक है ना. Another prominent woman who contributed a lot was Sister Nivedita. तो वो आयरलैंड सिटीजन थी, ठीक ना. सो उसका उनका रियल नेम थी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल. ओके. सो ड्यूरिंग हर स्टे इन कलकत्ता, जब वो कलकत्ता में थी, शी वाज एक्टिवली एसोसिएटेड विद यंग मेंस हिंदू यूनियन, विवेकानंद सोसाइटी, डॉन सोसाइटी जो हम लोगों ने पढ़ा था, फिर अनुशीलन समिति. एंड शी एनकरेज द यूथ एंड वुमेन फॉल्क टू बी इंडिपेंडेंट बाय इन्वॉल्वमेंट इन इंडिजिनस इंडस्ट्रीज. तो उनका मानना ये था कि वुमेन को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए. तो वो प्रोमोट नहीं बोलेगा, लोगों को प्रोत्साहित देती थी, वुमेन को पर्टिकुलरली, कि तुम भी काम करो, चाहे इंडस्ट्रीज में करो, कहीं भी करो, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हो, पर काम करो, इंडिपेंडेंट बनो. कहने का मतलब वही है. तो द ब्रेवरी ऑफ बंगाल वुमेन स्टन्ड द ब्रिटिश रूलर्स. रिगार्डिंग द करेज ऑफ बंगाल वुमेन, द डेली टेलीग्राफ लंदन में क्या छपा था देखो. दे रोट द बंगाल वुमेन आर द मोस्ट ऑब्स्टिनेट एंड मोस्ट डेंजरस एंटागोनिस्ट ऑफ द इंग्लिश. और उनका यही स्टेटमेंट ये साबित करता है कि वुमेन का कितना बड़ा रोल रहा है अगेंस्ट द ब्रिटिश. उनका यही स्टेटमेंट ये साबित करता है कि बंगाल वुमेन का कितना बड़ा रोल रहा है. अब एग्जाम में क्या करेगा, ये स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा जस्टिफाई. कुछ नहीं है, तुमको यही लिखना है. सरला देवी चौधरी, सिस्टर निवेदिता, इसके बारे में लिखना है. एक और वुमेन का बारे में हम लोग पढ़ेगा, बाद में आएगा, हम बता देगा, वो भी तुम यहाँ पे ऐड कर सकता है, जो लास्ट में आएगा. ठीक है. नेक्स्ट गो राइज ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज. नाउ ऑन द बैकग्राउंड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, the mentality for self-development grew in Bengal, and it brought a positive and congenial atmosphere for the establishment of national industries. अब obviously Indian made goods होना है, तो Indian industries भी होना पड़ेगा. So as the demand of locally made goods grew higher, several big industries and small scale industries came up. तो जैसे जैसे इंडियन मेड गुड्स का डिमांड बढ़ते गया, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज या छोटा छोटा इंडस्ट्रीज आया, जैसे कि स्पिनिंग मशीन, स्मॉल एंड मीडियम स्केल हैंडलूम इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग मस्टर्ड ऑयल, सोप, शुगर, मैच बॉक्स एक्सेट्रा आया. एंड मेनी बिस्किट फैक्ट्रीज वर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड. तो यहीं से ये कंपनीज राइज हुआ. आज हम लोग जितना भी इंडियन मेड इंडस्ट्रीज देख रहा है, तुम देख सकता बहुत सारा उस समय ही राइज हुआ. The Swadeshi Bhandar, established by Rabindranath Tagore, became a reputed textile firm. And at the prime time of Swadesh movement, Yogesh Chandra Chaudhary and Krishna Bihari Singh jointly established Indian stores at Bau Bazar, Kolkata. तो इस स्टोर्स में all kinds of Indian made products were sold. जितना भी इंडिया मेड प्रोडक्ट्स है, सब इस इंडियन स्टोर में पाया जाता रहा. Another woman from Tagore's family, named Sarla Devi Chaudhary, she started यहाँ पे लक्ष्मी हो गया, लक्की भंडार अगर प्रोनाउंसिएशन लेगा, लक्की भंडार एट कॉर्नवालिस स्ट्रीट. दैट मीन्स अभी नाम चेंज करके विधान सरणी दिया. तो सरला देवी चौधरी ने लक्की भंडार स्टार्ट किया. वहीं अब्दुल हलीम गजनबी लाल बाजार में क्या स्टार्ट किया, यूनाइटेड बंगाल स्टोर्स. ओके. तो सब लोगों ने अपना अपना स्टार्ट किया. Some extraordinary people like Jagdish Chandra Bose, Prafulla Chandra Roy, Neil Ratan Sarkar, etc. They planned to establish some heavy industries. जैसे कि देखो, नील रतन सरकार ने क्या किया, बांगा लक्की कॉटन मिल. इट वाज established on 1st August 1906. Acharya Prafulla Ray, he started Bengal Chemicals on 25 July. They are the heavy industries. And Jamshedji Tata, कौन नहीं जानता इनको, he established iron factory in 1907. Okay, and as a consequence of boycotting foreign goods and production of local industries, the number of imported goods came to be very low in India. तो जब से इंडियन इंडस्ट्रीज राइज हुआ है, तो बाहर से ब्रिटिश ने गुड्स को इंपोर्ट करना कम कर दिया, बिकॉज मार्केट में सेल ही नहीं हो रहा है. ब्रिटिश गुड्स इंडिया में सेल ही नहीं हो रहा है, तो ब्रिटिश का इकोनॉमी थोड़ा सा गिरा. ओके. So due to the political movement in Bengal, the foundation of modern industries was laid in various provinces of India. तो जगह जगह इंडस्ट्रीज खोला गया. एंड पहला इंडस्ट्रियल समिट भी हेल्ड हुआ. कब? 17 December 1905 under the leadership of R.C. Datta at Varanasi. And this summit awakened the Indians about the prospect of indigenous industries in India.
तो यानी कि इंडियन मेड इंडस्ट्रीज होना क्यों जरूरी है, ये लोगों ने रियलाइज किया। एंड इवन रिवाइवल ऑफ मेनी नेशनल इंडस्ट्रीज वेर पॉसिबल आफ्टर दिस समिट। यानी ब्रिटिश का आने का पहले या ब्रिटिश के आने के बाद जो भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्रीज है जो ठप पड़ गया था, उसको दोबारा रिवाइव किया गया। इन शॉर्ट, स्वदेशी मूवमेंट ने इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए एक नया चैप्टर खोल दिया। दोबारा इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रो होना स्टार्ट हुआ, इंडियन बिजनेसेस भी ऑब्वियसली। तो ये था रोल ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन इंडस्ट्रीज। अब नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। तो इसमें लॉर्ड कर्जन का थोड़ा सा रोल रहा। देखो, द ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर वांटेड ए वास्ट एंड यूनाइटेड इंडिया। तो ब्रिटिश सरकार कभी नहीं चाहता था कि इंडिया यूनाइटेड रहे, बिकॉज जब तक इंडिया यूनाइटेड है उनका राज करना मुश्किल है। सो दे ट्राई टू डिवाइड द इंडियंस विद रेस्पेक्ट टू रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एंड रीजन। और हम लोग बोल सकते हैं यही एक कारण था पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल को पार्टीशन करना। तो इट वाज आल्सो पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज आल्सो बिग वेपन टू क्रिएट कम्युनल फीलिंग्स अमंग इंडियंस। ठीक है ना, तो वही बोला पार्टीशन ऑफ बंगाल का पीछे का एक मेन एजेंडा क्या था, वही कम्युनल फीलिंग्स लाना ना, टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब तो लॉर्ड कर्जन भी चाहता था कि जनता का सपोर्ट रहे। लॉर्ड कर्जन क्या गया, ही टुक ए प्रोग्राम ऑफ लॉन्ग ट्रिप इन फरवरी 1904 लाइक ढाका, मैमोनसिंह, सत्याग्राम एक्सेट्रा। वो लॉर्ड कर्जन वहां जाके लोगों को बता रहा था कि क्यों पार्टीशन ऑफ बंगाल चाहिए, तुम लोग को क्यों फेवर में आना है, क्या फायदा होगा तुम लोग को, इस टाइप का। देखो, सेइंग दैट इट वुड बेनिफिट द मुस्लिम पीपल ए लॉट। यहां से वो स्टार्ट करा कम्युनल फीलिंग लाना, वो उन लोगों को उनका फायदा दिखा रहा है, जबकि वो ट्रिक कर रहा है। ऐसा नहीं जो मुस्लिम्स का बहुत फायदा नहीं, वो उन लोगों को ट्रिक कर रहा है। ऑन 18 फरवरी 1904 ही ऑर्गेनाइज्ड ए बिग रैली इन ढाका एंड कॉल्ड द इस्लामिक पीपल फॉर स्टैंडिंग यूनाइटेडली अगेंस्ट हिंदूज। तो वो ओपनली इस्लामिक पीपल को यानी मुस्लिम्स को बोला गया कि हिंदूज के खिलाफ खड़ा हो। एंड विद द हेल्प ऑफ नवाब सलीमुल्लाह खान ही ट्राइड टू अप्रोच द मुस्लिम ऑफ बंगाल। तो नवाब मुस्लिम खान ने लीडरशिप लिया और वो ट्राई कर रहा था कि सब मुस्लिम को इकट्ठा करके लॉर्ड कर्जन का सपोर्ट मिलाए, फेवर मिलाए। एंड फॉर दिस पर्पस ही लैंड ₹14 लाख टू नवाब विथ मिनिमम इंटरेस्ट। तो लॉर्ड कर्जन ने 14 लाख रुपए नवाब को दिया, कम से कम इंटरेस्ट में, मतलब एज ए लोन दिया, ये भी नहीं जो फ्री में बांटा, एज ए लोन दिया। ही ऑल्सो प्रॉमिस टू गिव स्पेशल फैसिलिटीज टू द इस्लाम लैंडलॉर्ड्स। तो वो प्रॉमिस भी किया, जो इस्लाम लैंडलॉर्ड्स को स्पेशल फैसिलिटीज दिया जाएगा, मतलब लालच दिया जा रहा है जो हम तुम लोग को ये देगा, तुम हम लोग को सपोर्ट करो, है ना। तो जब हिंदू लोग ऑलरेडी अपोज में था, अगर मुस्लिम का सपोर्ट मिल जाए तो हिंदू और मुस्लिम का भी जो लड़ाई हो जाए, काम खत्म, कहानी खत्म। देखो, तो मेनी मुस्लिम लीडर्स वेलकम दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो यही चलते बहुत सारा मुस्लिम लीडर्स ने सपोर्ट किया। द लीडर्स हु हैड बिलीव इन लॉर्ड कर्जन थॉट दैट दिस प्रपोजल ऑफ 2 स्टेट्स वुड बी एबल टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो जिन लोगों ने लॉर्ड कर्जन पे भरोसा किया, उनको ऐसा लगता रहा जब मुस्लिम कम्युनिटी का जो सपना है या जो भी प्रपोजल्स है, उनका जो भी इच्छा है वो पूरा होगा। They had also their vested interest and strong temptation for self-establishment, and in this way the British created a destructive political mentality in the Muslims. तो यानी कि लॉर्ड कर्जन ने, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने किस तरीके से मुस्लिम्स का माइंड में लालच देके अपना फेवर में लाया। तो ये पूछा जा सकता है, हाउ डिड ब्रिटिश क्रिएट ए डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल मेंटालिटी इन द माइंड्स ऑफ मुस्लिम्स। तो यही आंसर है, कैसे कैसे लॉर्ड कर्जन ने लालच दिया, 14 लाख रुपया दिया, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का वो दिया, उस टाइप का। ओके, तो यही पैराग्राफ तुमको आंसर में लिखना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आया नहीं अभी तक, हम देखा नहीं, क्वेश्चन एक बार भी नहीं आया, पर अगर डेप्थ में जाए, कॉन्सेप्ट बेस जाए, तो सेबा ये क्वेश्चन डाल सकता है। देखो, लॉर्ड मिंटो बिकेम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया आफ्टर लॉर्ड कर्जन एंड हिज डिक्लेरेशन ऑन 13 अप्रैल 1906। 13 अप्रैल 1906 के बाद लॉर्ड कर्जन का जगह लिया लॉर्ड मिंटो। ही इंडिकेटेड सम स्पेशल पॉलिटिकल गेन्स टू द मुस्लिम सिटीजन्स। तो वो भी कम नहीं रहा, उसने लॉर्ड कर्जन का एजेंडा को आगे ही बढ़ाया। तो वो और मुस्लिम्स को और बोला इनडायरेक्टली, जब हम तुम लोग को और पॉलिटिकल गेन्स, तुम लोग को पॉलिटिकल पावर देगा, कुछ कुछ देगा। ही मेड एन ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। आफ्टर दिस डिक्लेरेशन ए सेक्शन ऑफ मुस्लिम लीडर्स वर यूनाइटेड टू डिस्कस ऑन हाउ द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स वुड बी प्रोटेक्टेड। यानी कि लॉर्ड मिंटो ने कुछ रिफॉर्म्स लाया, जिसमें उसने ओपनली मुस्लिम्स को बोल दिया कि हम लोग तुम्हारे लिए कुछ करेगा, तुम्हारा रिलेटेड, तुम्हारा फेवर में कुछ लाएगा। और उसी के चलते बहुत सा मुस्लिम लीडर्स तैयार हो गया ये डिसाइड करने कि मुस्लिम का फायदे में क्या क्या है, इस रिफॉर्म्स के थ्रू मुस्लिम के लिए क्या क्या एडवांटेजेस होगा। सो डिस्कसिंग विद विलियम आर्कबोल्ड, द प्रिंसिपल ऑफ अलीगढ़ कॉलेज, दे प्रिपेयर्ड ए पेटिशन एंड दे डिमांडेड ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स इन द प्रोपोज्ड रिफॉर्म्स। सेपरेट इलेक्टोरेट होगा जहां पर सिर्फ उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का लोग ही वोट कर सकता है,
सेपरेट इलेक्टेड क्या हुआ, जहाँ पे उस ओनली मुस्लिम्स लोग ही वोट कर पाएगा, मतलब उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का लोग ही वोट कर पाएगा। अगर वहाँ पे हिंदू या कोई और अदर रहता है वो लोग वोट नहीं कर पाएगा, कहने का मतलब ये है। तो पर्टिकुलर कम्युनिटी वोट करेगा, ये हो गया सेपरेट इलेक्टेड। ओके, तो उन लोगों ने सेपरेट इलेक्टेड का भी डिमांड कर लिया। तो ऑन 1 October 1906, under the leadership of Aga Khan, a representative group consisting of 35 members submitted a petition to Lord Minto at Simla. तो 1 October 1996 को आगा खान ने एक पेटिशन सबमिट किया अपना डिमांड्स रखते हुए, अपना बात रखते हुए, एंड द वाइसरॉय एश्योर्ड देम दैट डिमांड्स वुड बी कंसीडर्ड। तो लॉर्ड मिंटो ने भरोसा दिलवाया कि तुम लोगों का डिमांड्स पूरा किया जाएगा। ओके, एंड इसी भरोसे के चलते मुस्लिम्स लोग ने कंप्लीटली लॉयल्टी दिखाया ब्रिटिश के तरफ, कंप्लीट लॉयल्टी दिखाया। ऑब्वियस सब आते फैसिलिटीज दे रहा है, लॉयल्टी दिखा दिया। सो ऑन 30 December 1906, some educated Muslim leaders attended a meeting at Dhaka Palace. It was organized by Nawab Salimullah and was presided by Nawab Bikor ul Muluk. And in this historic session, a political organization named All India Muslim League was established. यानी कि All India Muslim League का फॉर्मेशन हुआ 30 December 1986। नवाब सलीमुल्लाह who led the creation of Muslim League, उसने कुछ पॉइंट्स रखा, ऑब्जेक्टिव्स रखा। क्या? पहला, टू इंक्रीज द सेंस ऑफ लॉयल्टी ऑफ द मुस्लिम पीपल टू द ब्रिटिश, यानी कि मुस्लिम पीपल ब्रिटिश की तरफ लॉयल रहेगा। दूसरा, टू कीप अवेयर द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम, यानी हम लोग अपना इंटरेस्ट, अपना राइट्स के बारे में ब्रिटिश को बार बार बताते रहेगा कि हम लोग का क्या जरूरत है, हम लोग को क्या डिमांड है, हम लोग का यहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या सही करना, सब कुछ। And to create a sense of unity among Muslims people by removing the feelings of being frightened, disgusted and terrorized. तो यानी कि मुस्लिम पीपल का माइंड्स में भरोसा क्रिएट करना, यूनिटी क्रिएट करना, कोई डर या कोई डर का भावना नहीं आना चाहिए, यूनिटी रहना चाहिए और भरोसा रहना चाहिए, वही चीज। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स। ओके, नाउ वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड मॉर्ले दोबारा चेंज हो गया। अब कौन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? लॉर्ड मॉर्ले। तो इस पूरा चैप्टर में तुमको 3 नाम मिलेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, हेबर्ट रेस्टली, फिर एक जॉन बोल के कुछ था, दूसरा लॉर्ड मॉर्ले। दे एक्सप्रेस देयर सेटिस्फेक्शन विद द एक्टिविटीज ऑफ मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने जो भी कुछ किया फेवर में, उन लोगों को अच्छा लगा, मतलब फेवर में जो भी किया मुस्लिम लीग ने, उन लोगों को काफी अच्छा लगा। सो दीज टू ब्रिटिश ऑफिसर्स टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द रिलीजन, उन्होंने फायदा उठाया। और देखो क्या किया, लॉर्ड मिंटो ऑल्सो प्लान टू ब्रिंग द मॉडरेट ग्रुप्स ऑफ कांग्रेस क्लोज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो लॉर्ड मिंटो ने क्या प्लान किया, कांग्रेस का कुछ लीडर्स को अपना तरफ लाने का कोशिश किया। और द मुस्लिम ओन्ड ए सेपरेट इलेक्टोरेट थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, तो वो क्लास 9 में मिला था। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लाया गया। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म मतलब वही लॉर्ड मिंटो और मॉर्ले का मिली भगत ही है, तो उनके रेन में लाया गया था। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसके तहत मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, ठीक है ना। अब देखो, द मुस्लिम लीग एमर्ज्ड एज एन एक्टिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो मुस्लिम लीग काफी टक्कर का खेल खेला कांग्रेस के साथ, तो वो लोग भी काफी पॉपुलर हुआ। एंड दे कुड इजीली विन द पॉलिटिकल राइट्स बाय टेकिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश। सो दिस लीग सून बिकेम ए वीक फोर्स टू वीकेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये कांग्रेस को काटे का टक्कर दे रहा था। एंड इन मार्च 1910 द हेड ऑफिस ऑफ द मुस्लिम लीग वाज ट्रांसफर टू लखनऊ। तो इसका हेड ऑफिस कहाँ बन गया? लखनऊ में। नाउ द मुस्लिम लीग कुड नॉट इन्फ्लुएंस एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब जो मुस्लिम लीग पर्टिकुलरली मुस्लिम पीपल प्लस हाई कंजर्वेटिव हाई क्लास पीपल लोग को ही ज्यादा वो फेवर कर रहा था, मतलब उनके तरफ ही ज्यादा था। तो ये एवरी सेक्शन को कवर नहीं कर पाया। इट वॉज कन्फाइंड टू सम हाई क्लास कंजर्वेटिव पीपल। सो व्हेन द प्रपोजल फॉर पार्टीशन बंगाल वाज रिपील्ड इन 1911, तो जब पार्टीशन बंगाल हट गया, बंगाल दोबारा यूनाइट हो गया, द इम्पोर्टेंस ऑफ मुस्लिम लीग डिक्लाइन। क्यों? उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था। उनका फॉर्मेशन क्या हुआ था? ब्रिटिश को सपोर्ट करने के लिए, ब्रिटिश का जो पार्टीशन बंगाल था उसको फेवर करने के लिए। अब जब पार्टीशन बंगाल ही रिमूव हो गया तो ब्रिटिश का ब्रिटिश का फिर क्या फायदा? ब्रिटिश को क्या मतलब है मुस्लिम लीग से फिर, है ना। हालांकि बाद में फायदा उठाया मुस्लिम लीग का ब्रिटिश ने, ऐसा नहीं उठाया, बट एक वो पॉइंट के लिए तुम सोचो, सिर्फ पार्टीशन बंगाल ही हट गया तब मुस्लिम लीग का कोई काम नहीं रहा। तो वही चीज है। सो आफ्टर द डिमाइस ऑफ सलीमुल्लाह, ये एरर है, ये 1905 नहीं है, ये देखना पड़ेगा, गूगल में देख लेना, हमको एक्जेक्टली ध्यान नहीं है। आई थिंक 1915 या कुछ होगा। द कंजर्वेटिव कैरेक्टर ऑफ मुस्लिम लीग वेंट अंडर ट्रेमेंडस चेंजेस। तो जब सलीमुल्लाह जो मेन लीडर था उनका डेथ के बाद तो मुस्लिम लीग काफी डाउनफॉल देखा। ऐसा नहीं है कंप्लीट डाउनफॉल देखा, बट थोड़ा सा हुआ, काफी चेंजेस हुआ मुस्लिम लीग में। नेक्स्ट टॉपिक देखो, स्वदेशी मूवमेंट एंड नेशनल कांग्रेस। नाउ ये 4 मार्क्स में एग्जाम में आता है, ये आई थिंक 2023 का पेपर में आया था।
ओके, ये क्वेश्चन 2022 या 23 का पेपर में आया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पॉल 2022 के पेपर में आया था। अरविंद घोष, अश्विनी कुमार दत्ता एंड मेनी अदर इंटेलेक्चुअल लीडर्स थ्रू नेशनल कांग्रेस वर एबल टू यूनाइट पीपल अगेंस्ट द पार्टीशन बंगाल। तो इन लोगों ने कांग्रेस पॉलिटिकल कांग्रेस के थ्रू बहुत सारा जनता को अपनी तरफ लाया ताकि पार्टीशन बंगाल के खिलाफ अपोज कर सके। ओके, सो ड्यूरिंग 1885 टू 1905, ऑब्वियसली कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1885 को। नेशनल कांग्रेस मेनली कंसंट्रेटेड ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, मतलब वो ज्यादा ब्रिटिश से डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं रखता था। ओके, बट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इट कुड एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज ए बिग ऑर्गेनाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रेटर इंडियन नेशनलिज्म। तो 1885 से 1905 तक ब्रिटिश कांग्रेस ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था डायरेक्टली। कांग्रेस में जितना ही रख रहा था जी यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो इनडायरेक्टली ब्रिटिश को बोला जा रहा है ये प्रॉब्लम हो रहा है ठीक करो, मतलब उस टाइप का ही कर रहा था, डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं था। पर पार्टीशन ऑफ बंगाल के चलते कांग्रेस अपने आप को एक स्टैब्लिश्ड पोजीशन में ले आया। ओके, The 19th annual session held in 1983 at Madras under the presidency of Lal Mohan Ghosh, ये सब याद रखना MCQ। INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वांट द गवर्नमेंट टू गिव अप द प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो वार्निंग दिया कि आप लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल का आइडिया को ड्रॉप करो। ओके, एंड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन का पहले लाला लाजपत राय एंड गोपाल कृष्ण खोखले रीच लंदन ऑन 6 जुलाई 1985 टू गिव ए रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल कांग्रेस। तो 6 जुलाई को वो लोग लंदन भी किया ब्रिटिश को वार्न करने, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को बोलने कि आप लोग इसको गिव अप करो, इस प्लान को ड्रॉप करो। दे सबमिटेड ए प्रोटेस्ट पेटिशन साइंड बाय द पीपल टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सिंस इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑपोजिशंस of the Indians, the partition was implemented. The Indian National Congress had to take strong stand against the partition. तो इतना करने के बाद भी जनता के खिलाफ किया सरकार एंड इसको इम्प्लीमेंट किया, तो ऑब्वियस बात है कांग्रेस को अपोज करना ही था, तो ऑब्वियस बात है फिर स्वदेशी मूवमेंट हुआ। तो आफ्टर 6 years ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, द रिजल्ट ऑफ बंगाल पार्टीशन, द बंगाल गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू गो फॉर यूनिफिकेशन। तो 6 साल का इस लड़ाई में 6 साल बाद 1911 में 12 दिसंबर आई थिंक डेट 12 दिसंबर 1911 में, हाँ 12 दिसंबर 1911 में यूनिफिकेशन हुआ। ओके, एंड दिस बिग इंसिडेंट ब्रॉट अबाउट एन अपॉर्चुनिटी टू पीपल ऑफ इंडिया टू बी यूनाइटेड फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ गवर्नेंस। यानी कि यहां से जनता रियलाइज किया अगर जनता चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा सक्सेस था जहां पे बंगाल यूनिफाइड हो गया, तो जनता यहां से रियलाइज किया जनता चाहे तो कुछ भी कर सकता है। गांधी जी का रोल इसके बाद आया। गांधी जी आई थिंक 1914 तक इंडिया आया, तब तक वो साउथ अफ्रीका में थे, वहां पे सत्याग्रह मूवमेंट चला रहे थे। ओके, अफ्रीका में। तो 1914 के आसपास आई गेस 1914-15 के आसपास गांधी जी इंडिया आए। अब हम लोग पता एंटी मूवमेंट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार ने क्या क्या किया अपना फेवर में लाने के लिए, सरकार ने क्या क्या किया एंटी पार्टीशन मूवमेंट को रोकने के लिए या स्वदेशी मूवमेंट को दबाने के लिए और लीडर्स को अपना फेवर में लाने के लिए। देखो, they expected support from moderate group leaders of Congress. In order to keep these leaders loyal, Lord Curzon offered them various titles, posts, medals, etc. मतलब बहुत सारा पोस्ट दिया, टाइटल्स दिया, मेडल्स दिया। That is, the moderate Congress members were offered a post of judges. उन लोगों को जजेस का पोस्ट दिया जा रहा था हाई कोर्ट में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर बनने का पोस्ट दिया जा रहा था, ऑफर किया। वाइसरॉयज काउंसिल में मेंबर बनने का मौका दिया जा रहा था, एक्सेट्रा, ताकि उन लोगों का सपोर्ट मिले। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज पॉलिसीज ऑल्सो किसी ने सपोर्ट नहीं किया। Curzon failed to control the anti-partisan movement. The firm stand of Congress leaders like Surendranath Banerjee, Gopal Krishna Gokhale, etc. against the partition of Bengal set the government trap. यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये लोग टिका नहीं, ये लोग हटा नहीं, ये लोग लालच में भटका नहीं, ये लोग अपना ऑब्जेक्टिव में, अपना इरादा में टिका रहा। पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। ओके, बिपिन चंद्र पाल अर्ज एवरी लीडर टू गिव अप एंड रिटर्न टाइटल, पोस्ट एंड ऑनर्स ऑफर्ड बाय द ब्रिटिश। तो अगर किसी को पहले ऑलरेडी मिला हुआ है तुम रिटर्न दे दो सरकार को। एंड इसी के चलते गोपाल कृष्ण खोखले रिटर्न नाइटहुड टाइटल टू द ब्रिटिश इमीडिएटली। तो गोपाल कृष्ण खोखले को नाइटहुड टाइटल का खिताब मिला था, तो उन लोगों ने इमीडिएटली रिटर्न कर दिया। तो वो पहला लीडर बना जिन्होंने सरकार का इस टाइटल को रिटर्न किया, छोड़ दिया। मतलब अयुब लाल बाल पाल, ये बचपन में भी पढ़ा हुआ, लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक, पॉल फॉर बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है ना। तो ये फोटो है, ध्यान रखना, फोटो का रिलेटेड फोटोज दे दे कुछ भी। अब फाइनल टॉपिक, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ओके,
द स्वदेशी मूवमेंट वॉज एबल टू गिव द इंडियंस ए पॉलिटिकल नॉलेज। तो स्वदेशी मूवमेंट की मदद से जनता को एक नॉलेज मिला कि कैसे एक मास मूवमेंट किया जाता है, कैसे एक प्रोटेस्ट किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस केम फॉरवर्ड फॉर ए कॉमन कॉज एंड द मास मूवमेंट वुड बिकम सक्सेसफुल। सॉरी, टेन ए मास मूवमेंट, अच्छा, तो यानी कि जनता, इंडियन पीपल ये रियलाइज किया कि अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल लड़ने के लिए आए तो कोई भी मूवमेंट, कोई भी जंग जीत सकता है, ये रियलाइज किया। तो पहला पॉइंट में ये बताया गया कि उनको पता चला कैसे एक मास मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है, कैसे प्रोटेस्ट किया जाता है, और ये रियलाइज भी करवाया इंडियंस को कि अगर सब इंडियंस एकजुट हो जाए तो किसी के भी खिलाफ लड़ा जा सकता है। सेकंड, द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, मतलब जब से फॉर्म हुआ, दे बिलीव्ड इन पीसफुल डिमांड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो 1885 से 1905 तक तो लोग ब्रिटिश के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा था, बस ब्रिटिश को ब्रिटिश का गलती बता रहा था, काइंड ऑफ, कि यहाँ ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, यहाँ ये नहीं हुआ था, तो वो पीसफुली ट्रीट कर रहा था। बट द पार्टीशन ऑफ बंगाल ब्रॉट ए चेंज इन दिस आउटलुक ऑफ कांग्रेस। बट जब से बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल का अनाउंस हुआ, तब से कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया एंड ओवर द टाइम कांग्रेस ब्रिटिश का अपोज हो गया। So the Swadeshi movement made them realize that the progress of India is possible only through mass struggle. तो ये स्वदेशी मूवमेंट रियलाइज किया, स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू जनता ने या लीडर्स ने रियलाइज किया कि इंडिया को अगर आज़ादी दिलवाया जा सकता है, स्ट्रगल, मास स्ट्रगल के थ्रू आज़ादी दिलवाया जा सकता है। तीसरा देखो, लॉर्ड कर्जन ने ये डिक्लेयर किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सप्लोटेशन विल गो हैंड इन हैंड, यानी हम लोग राज भी करेगा, इंडिया को लूटेगा भी साथ साथ। और ये जो एरोगेंस था, ये इंडियंस को मजबूर किया। ये एरोगेंस, ये जो लॉर्ड कर्जन के स्टेटमेंट था, इसी के चलते सब लोगों ने बॉयकॉट किया। द यूज ऑफ लोकल गुड्स एंड स्टार्टिंग ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, ये चालू हो गया। सो देयरफॉर स्वदेशी मूवमेंट विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज इन द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर ये स्टेटमेंट देता ना, तुमको वो नेशनल इंडस्ट्री वाला ही पॉइंट को समझाना है, बिकॉज स्वदेशी मूवमेंट के चक्कर में बहुत सारा इंडस्ट्रीज लॉन्च हुआ। आज टाटा जैसा टाटा का इंडस्ट्री, जमशेदजी टाटा ने आयरन इंडस्ट्री खोला, बेंगल केमिकल्स खुला, तो ये सब स्वदेशी मूवमेंट का वजह से ही हुआ ना। तो वही बोलना चाहता है कि स्वदेशी मूवमेंट का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है नेशनल इंडस्ट्रीज में। इंडियंस ऑल्सो गॉट प्रिविलेज टू डिमांड फॉर स्वराज, इसी के चलते इंडियंस ने स्वराज का भी डिमांड किया, है ना। So the sense of nationalism stirred by Swadeshi movement compelled the Indian National Congress for the first time to take proposal for demanding Swaraj in its Calcutta session under the presidency of दादा भाई नेहरू जी। तो दादा भाई नेहरू जी के प्रेसिडेंटशिप में 1906 में कलकत्ता सेशन में स्वराज का डिमांड रखा गया, ये पहली बार। द स्वदेशी मूवमेंट ऑल्सो अट्रैक्टेड द वुमेन ऑफ इंडिया, हम लोग ऑलरेडी पढ़ा था, 2 सरला देवी चौधरी एंड सिस्टर निविदा। थर्ड यहाँ पे है, देखो थर्ड यहाँ पे, यहाँ से एक पॉइंट उठा देना। देखो, two incidents played a great role in this regard. Every family in the Bengal province went on fast on the day when Prafulla Chaki was executed. तो उस दिन सब women, मतलब फास्ट में, यानी कि क्या बोलता है, व्रत, सब लोगों ने व्रत रखा। And every kitchen was closed down and all mothers passed the day by morning. The second incident was the police torture on Bhupendranath Datta, the editor of Yugantar. और उसके चलते उनकी मम्मी भुवनेश्वरी देवी, she called the women for a mass movement instead of weeping for the state. रोने का जगह women का सपोर्ट लिया and thousands of women came out to join the movement. तो इनका भी रोल तुम लिख सकता है, भुवनेश्वरी देवी एज ए थर्ड पॉइंट, रोल ऑफ women में। ओके, तो जब भूपेंद्रनाथ दत्ता को टॉर्चर किया गया, इंस्टेड ऑफ रोना उन्होंने women का मदद से प्रोटेस्ट किया, मूवमेंट लॉन्च किया। तो ये बहुत बड़ा बात है। एंड सिक्स्थ, देखो एग्जाम में 4 मार्क आएगा 4 पॉइंट, 3 मार्क आएगा 3 पॉइंट, यहाँ 6 दिया हुआ है। इट ऑल्सो गेव बर्थ टू आर्म मूवमेंट। द टेंडेंसी टू रेजोर्ट टू वायलेंट मेथड ऑकर्ड इन सम सेक्शन ऑफ एक्टिविस्ट, यानी कि बहुत लोगों ने वायलेंटली भी एक्ट किया। तो आर्म मूवमेंट से मतलब यही है, लोगों ने लड़ना सीखा, वायलेंट मेथड भी यूज हुआ थोड़ा, ठीक है ना, कुछ जगह में इस टाइप का। So the decision to repeal the partition of Bengal clearly showed the defeat and discontentment of the British government. तो जब सरकार ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को हटाया, यानी कि यूनिफाइड किया, कि यही बताता है कि सरकार हार मान लिया, सरकार बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया स्वदेशी मूवमेंट से, है ना। सो द सक्सेस स्टोरी ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इंस्पायर्ड द इंडियंस टू जॉइन एंड स्ट्रेंथन द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल लेड बाय महात्मा गांधी। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ, ये फर्दर जब महात्मा गांधी जी आए, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सब जगह एक इंस्पिरेशन बना। जब उस समय जीत सकता है, तो नॉन कोऑपरेशन में भी जीत सकता है, सिविल डिसोबीडियंस में भी जीत सकता है, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी जीत सकता है। तो द सक्सेस स्टोरी ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट, जिसको स्वदेशी मूवमेंट बोला जाता है, विल एवर रिमेन एज एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
तो स्वदेश मूवमेंट एक इम्पोर्टेंट इवेंट है जो इंडिया को ये रियलाइज करवाया कि कैसे मास मूवमेंट लड़ा जाता है, और अगर हम लोग कोई मूवमेंट करें तो डेफिनेटली जीता जा सकता है। तो ये थ्रू जनरेशन इंस्पायर्ड कर रहा है। आगे जितना भी मूवमेंट हुआ ये मूवमेंट से इंस्पायर्ड हुआ है लोग। ओके, तो आई थिंक चैप्टर इतना ही है। हम पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट 1.5 घंटा में खत्म कर दिया, वन शॉट। तो आई होप तुम लोगों को ईच एंड एवरी लाइन समझ में आया होगा। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर चैप्टर्स हम ऐसे ही 1-1.5 घंटा में, मतलब 1 गो में ही खत्म करें सब चैप्टर्स। बट तुम लोगों को अगर पूरा एक साथ नहीं देखना कोई बात नहीं, आधा घंटा डिवाइड कर लो, या 45 मिनट्स डिवाइड कर लो, या फिर हम रिकॉर्डिंग में बोलेगा कि तुम लोग यहाँ तक रुक जाओ, यहाँ तक पढ़ के देख के आओ, तो वैसे फॉलो करो जैसा तुम लोग को करना है। ओके, हम एवरी चैप्टर का रिकॉर्डिंग डाल देगा स्टेप बाय स्टेप। हम ट्राई करेगा कि एवरी वीक एक चैप्टर, मतलब एवरी संडे या एवरी वीक्स या 2 वीक्स में एक चैप्टर हम डाल ही देगा, ठीक है ना। अब तो ये की पॉइंट्स तुम लोग पढ़ना, ये की पॉइंट्स तुम लोग पढ़ना। एक ही चीज हम जो समझाया वही लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज ध्यान दो। देखो, जब बंगाल को यूनिफाइड किया गया था तो उस समय भी क्या क्या हुआ। देखो, द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो 1911 में, उससे पहले इंडिया का कैपिटल कलकत्ता था, तो वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गया। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असम केम अंडर द चीफ कमिश्नर। वापिस जो कि बंगाल प्रोविंस में गया था, ईस्टर्न बंगाल एंड असम, वो दोबारा चीफ कमिश्नर के अंदर आ गया। एंड कैपिटल ऑफ असम अगेन शिफ्टेड टू शिलोंग। पहले ढाका था ईस्टर्न बंगाल एंड असम का, दोबारा शिलोंग शिफ्ट हो गया। ओके, तो ये 3 पॉइंट याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर्स एंड ये सब हम नोट्स में डाला हुआ है। नोट्स में थोड़ा अलग तरीके से हम डाला है, ऐसा नहीं है हम एक साथ लिखा है। हम जो टॉपिक लिखा है उस टॉपिक का इनसाइड क्वेश्चंस एंड उसका नीचे उसका एनसीईआरटी क्वेश्चंस डाला है। आई होप तुम लोग को नोट समझ में आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना। और नोट्स में अगर कुछ एरर मिलता है तो डेफिनेटली हमको नोटिफाई करना, हमको बोलना। ओके, तो स्वदेशी मूवमेंट में इतना ही रखता है। नेक्स्ट क्लास कोई और सब्जेक्ट्स का हम लोग देखेगा। ओके, तो होप तुम लोग को पसंद आया होगा, तुम लोग को समझ में आया। कमेंट करना अच्छा लगेगा, और डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर करना, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना इसको। ओके, क्योंकि जितना शेयर करेगा उतना बेहतर है। शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, तो हम वीडियो ऑफ कर रहा है। थैंक यू सो मच।